हाँ मैं क्या भैया, वेलकम टू द सेंचुरी एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम्बल अपॉलॉजीज बिकॉज पिछले 22 दिनों से मेरा गला ख़राब था और ये वाहिद सीरीज़ होती है जिसमें सिर्फ बोलना हो। खैर बोलना तो सब में ही होता है मगर इसमें बहुत ज़्यादा बोलना होता है। एंड आई कुडंट फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट कफिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। वीजिंग भी हुई, एक्सरे भी कराया, 10 चीज़ें की। शुगर है, बुखार नहीं था बट आई सस्पेक्ट इट वॉज कोविड। बट सस्पेशन तो किसी भी चीज़ का हो सकता है क्योंकि मुझे वो खांसी और वीजिंग वही वाली बाद में फील हुई थी। एनीवे तो ये वजह थी कि इतने अरसे से एपिसोड नहीं आया। और दूसरी वजह ये थी बिकॉज इट्स सेंचुरी एपिसोड, आई वांट टू डू अ स्पेशल वन। पहले मैं चाह रहा था किसी के साथ करूँ ये एपिसोड एंड लाइक बैक एंड फोर्थ के एक दूसरा दूसरा दिमाग भी होना ज़रा जवाब देने में, थोड़ा एक से भले दो। तो वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी, कभी मैं अवेलेबल नहीं, कभी कोई गेस्ट अवेलेबल नहीं, वगैरह वगैरह। फिर मैं बीमार हो गया, फिर बीच में मैं कतर भी गया। आई थिंक हाँ, वर्ल्ड कप के दिनों से शायद ये नहीं आ रही। और फिर ये सिलसिला चलता रहा। और फिर अभी मैंने सोचा कि यार एक लॉन्ग फॉर्म बनाता हूँ। तो लेट्स सी कब तक दिमाग काम करता है। बट उससे पहले आपके साथ न्यूज़ शेयर करनी थी। चूँकि हमारे लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, तो मुझे ये सिल्वर बटन रिसीव हुआ था 100,000 पे जैसे आता है। तो ये हम इसको भी पीछे लगा देंगे जैसे वो लगी हुई है। ये भी इसकी सहेली आ गई। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव और सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। खैर विदाउट फर्दर अडू चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag, काफ़ी हेल्प हो जाती है। ऑलराइट, तो अब मैं इस हेडिंग, इसमें वो एक हमारा सेपरेट फोल्डर होता है जिसमें सेलेक्ट किए होते हैं क्वेश्चन, तो उसमें मुझे एक ही जैसी चीज़ें क्यों दिख रही हैं। खैर चलते हैं। नंबर 1, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ह्यूज बैकलॉग एट इस्लामाबाद US एम्बेसी। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों का। अस्सलाम जुनैद भाई, होप यू डूइंग वेल। सॉरी फॉर द लॉन्ग ईमेल अहेड बट वांटेड टू गिव यू ऑल द कॉन्टेक्स्ट. My husband and I are going through major depression and anxiety episodes because of our long distance relationship as my US immigration process is going on. I live in Karachi and my husband lives in US. We got married in January 2020. Hey, the worst time to get married yaar. I mean, not just for you, पूरी दुनिया के लिए कोविड शुरू ही हुआ था। My husband applied for my immigration process in Feb 2020. Again, I think 26 फेब को शुरू हो चुका था कि भाई अब ये कोई पेंडेमिक आ चुका है। आई स्टिल रिमेंबर, व्हाट अ टाइम मैन। यार आपको वो याद आता लॉकडाउन वाला टाइम? मुझे तो नहीं याद आता, पता नहीं कहाँ गया वो टाइम। है नहीं, मुझे तो याद ही नहीं आता भाई वो टाइम किधर गया। खैर ज़्यादा तो यूके में ही गुजरा था वो। शुरू के कितने महीने? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने। वाह मैन। All right. He tries to visit me every year since then. We have been waiting for almost 3 years now for the process to get completed. Finally, when we have received all of the approvals, we are waiting for the interview to get scheduled at Islamabad Embassy, which has a huge backlog and is catering to cases of March 2021. Whereas mine got in line of interview in September 2022. यानी 1.5 साल पहले के, जब से इन्होंने अप्लाई किया है सितंबर 2022 में, अभी वहाँ जिन्होंने मार्च 2021 में अप्लाई किया था उनकी सुनवाई चल रही है। The embassy is scheduling interviews at a very slow pace because they are mostly catering to Afghan refugees right now. It is so disappointing that in our own country we are getting treated like second-class citizens. ऐसा ही है भाई यार, हमारी अपने मुल्क में इज्जत नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी जाए ना, खैर यहाँ भी होता है बट यहाँ ज़्यादा लंबी लाइन होती है। जैसे दुबई में जाएं तो GCC नेशनल्स की अलग होती है, इमरातीज़ की लाइन अलग होती है और फिर बाकियों की अलग होती है। ऐसे यूके में भी आप जाएं तो वहाँ पे झंडे लगे हुए होते हैं, EU वाले इधर आएँ, नॉन EU वाले उधर जाएं। तो हम हमेशा जो है ना उसी वाली लाइन में होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होता है। और जब यहाँ उतरे अपने मुल्क में, अब चूँकि यहाँ पे फॉरेनर इतने आते नहीं हैं, अपने ही ज़्यादा आते हैं। यानी आप वाया कतार आएँ या आप टर्किश से आएँ या एमिरेट्स से आएँ, तो अपनों से ही जहाज़ इतना भरा होता है तो कि यहाँ आके भी हमें वो प्रिविलेज नहीं मिलती कि जी पाकिस्तानी नेशनल्स की लाइन ज़रूर अलग होती है मगर रश भी उधर ही होता है क्योंकि फॉरेनर्स आते नहीं हैं। आधे से ज़्यादा जहाज़ तो इस लाइन का ही होता है। तो हम वो वाला एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते कि यार हमें भी छोटी लाइन मिले और जल्दी से हम यूँ निकलें VIP। अजीब ही है, अपने मुल्क में भी यही सीन है।
It's already going to be 3 years in January, and we have only spent few days together as my husband does not get a lot of leaves from work. He's a very loving and caring husband and tries his best to fulfill every wish of mine, so I don't have any complaints from him. We recently met in Turkey for 7 days, but that's not enough as we want to live together now. The reason that our process got delayed so much is because of COVID, due to which my husband's citizenship got delayed and my case was not moving when he was having a green card. As soon as he got citizenship, my case got fast tracked and got lined up for interview, but the wait doesn't seem to end because of the huge backlog, and it's estimated to take up another 2 years or more. Oh shit. Which is going to be unbearable for both of us. We want to start our family now. Given that the wait is too long, we are thinking to settle in Pakistan until my process gets completed. But there are a few problems in that too. First of all, my husband has a house in US, so he would have to give that out on rent so that we can pay for the mortgage. But what would happen to the furniture that we have? बीबी फर्नीचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं इस वक्त. We don't want to sell it off as we will still be settling in that house in future. Secondly, my husband would need a job here as his current employer is not allowing him to work from Pakistan. I earn well around 350,000 rupees a month, but I have to pay for my younger brother's fee and also contribute to other expenses in my house, as well as both of my brothers are younger than me. My husband and I have to rent out an apartment over here and buy basic things like AC, fridge, furniture, etc., which would also be very costly. I think I can manage these expenses, but there would be no savings. We are very confused as to what should we do, and hence we are worried. I am also concerned about my husband, how my husband would settle over here, though he has moved to the US recently, but still he is now used to the comfortable life he has over there. Please guide us. What should I do? We will be looking forward for your response. A very genuine कंसर्न, और ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलिया जाने वाले. इतनी लड़कियां ऐसी हैं जो वेट कर रही हैं, जिनके हस्बैंड वहाँ नौकरी करते हैं या उनकी शादी हुई है और वो प्रोसेस के लिए, ये सबसे पेनफुल इंतज़ार ये होता है जो शादी करके और फिर चले जाते हैं. एक तो होता है ना कि भाई शादी नहीं हुई हुई, यू डोंट हैव एनीवन, एंड देन in these scenarios you have someone but you also don't have them at the same time. ये ज़्यादा frustrating होता है. So I can totally understand and empathize with your situation. और जैसे कि मैंने कहा, ऑस्ट्रेलिया में यूके वाले केसेस भरे पड़े हैं. आई एम श्योर ये जब वीडियो आएगी तो नीचे कमेंट्स में इस तरह के बहुत सारे लोग निकलेंगे, और मैं ये भी चाहूँगा कि वो लोग भी बताएं कि उन्होंने क्या किया था इस सिचुएशन में. हाउएवर, इन योर सिचुएशन, अब जैसे कि आपके हस्बैंड इतना अरसा नहीं हुआ उनको यूएस गए हुए, तो ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ की आदत पड़ जाती है, लेकिन रिलेशनशिप्स आर ऑल अबाउट कुर्बानियाँ, सैक्रिफाइसेस. हर चीज़ कंफर्ट में नहीं मिलती या कंफर्ट में देखनी नहीं चाहिए. सॉरी, मैं ज़रा खेल रहा हूँ. थोड़ी सी चीज़ें देनी पड़ती हैं. अब जो आपका प्रोसेस है, ये अगर जिस तरह आप कह रही है कि अगले 2-2.5 साल और जा सकता है, आई मीन मेरी नज़र में, एंड लाइक ओके, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम my own personal example. Again, I hesitate sharing way too much about myself, but this is something with what a lot of people can relate to. So in my situation as well, it was and still is a long distance marriage, but at least now I have the means to travel often, and like if I can't travel, my family travels here or we meet somewhere in the middle. शुरू में जो है वो obviously my income wasn't sufficient enough to satisfy कि भाई मैं भागूंगा नहीं. Like, can you believe मुझे 4 बार रिजेक्ट किया यूके वालों ने, 4 बार रिजेक्ट किया. माई वाइफ इज़ देयर, माई किड्स आर देयर, वगैरह वगैरह. तो आई डोंट नो उनकी क्या रीजनिंग थी. या तो उनको पता था इसमें तो पक्का आना ही है, तो इसको हम एक बारी में वीज़ा दे के क्या फ़ायदा, हम इसको 4 बार रिजेक्ट करते हैं, 4 बार पैसे भरेगा, राइट. और मैं हमेशा अर्जेंट वाला करवाता था, और जिन लोगों ने यूके का अर्जेंट वाला कराया उनको पता है कि कितना एक्सपेंसिव होता है. उसमें 4 दिन में जवाब आता है, लेकिन होता वो 84,000 तक जाता है. एक एप्लीकेशन 9 हो जाती है, और फिर देयर इज़ नो रिफंड, देयर इज़ नो अपील, कुछ भी नहीं, गए वो. तो वो 4 बार उन्होंने मुझसे लिए, 5वीं बार दे दिया, खुद ही दे दिया. आई डोंट नो हाउ. सो मुझे जो लगता है ना, एंड दिस इज़ लाइक यू नो माई वाइफ एंड आई वर डिस्कसिंग वंस, और मुझे लगता है कि जो शुरू का जो पीरियड था ना, बिकॉज वी डिडंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, तो उसकी वजह से थिंग्स कुड हैव बीन मच बेटर, लेट्स से दैट.
क्योंकि शुरू का ही पीरियड होता है यार जो आपको हंसी खुशी गुजारते हो, तो फिर उसकी उस वो लॉन्ग लास्टिंग थोड़ा उसका इम्पैक्ट आगे तक रहता है। अगर आप शुरू में ही अलग हो गए तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यू नो माई फ्रेंड यूज टू आस्क लाइक तुम्हारी लाइफ तो अभी भी सिंगल ही है, सो लाइक व्हाट चेंज, लाइक माई फ्रेंड सेड कि यार तुम अभी भी अकेले ही घूम रहे हो, तो लाइक व्हाट चेंज इन योर लाइफ, तो कोई कोई खातिर खा चेंज नहीं आया था। तो फिर उससे होता ये है कि फिर आप मेंटली फिर आप यही सोच रहे हो तो कि यार मैं अफिलिएटेड नहीं हूँ क्योंकि यू आर नॉट लिविंग टुगेदर, और फिर वो बॉन्ड जो है ना जो शुरू में ही बनना होता है, तो ये इन सिचुएशंस में ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बिकॉज वो आपका हनीमून पीरियड ही अगर साथ ना गुजरा हो जो शुरू में, बाद में तो फिर लाइक चीज़ें सेटल डाउन हो ही जाती है ना, लाइक हर चीज़, मगर वो जो शुरू वाला पैशन होता है ना दैट शुड बी देयर, और अगर वही दूरी में गुजर गया तो फिर लाइक वो फिर उसको रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा लाइक यू नो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि वो शुरू का टाइम बहुत ज़रूरी है साथ गुजारना। और अगर आपने ज़िंदगी के और अपनी जवानी के 6 साल अकेले गुजार दिए तो वो तो फिर लाइक दैट टू लाइक बीइंग मैरिड, तो ये थोड़ा सा पेनफुल है। आई नो इसके फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, आगे जाके आपने यूएस नेशनल हो जाना है, खल्ली वल्ली नीले रंग का पासपोर्ट, कोई लाइन कतार में नहीं लगना आपने, और 2 घंटे में आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आएगा जहाँ मेरा 5.5 महीने में आता है। लाइक ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन फिर वही वाली बात है ना, जैसे वो कहते हैं ना कि इंसान को जब सारी ज़िंदगी मर्द पैसा कमाता रहता है और जब एंजॉय करने का टाइम आता है तो वो बूढ़ा हो चुका होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो हड्डियां जवाब दे जाती हैं। तो चीज़ें टाइमली मिले तो फ़ायदा है ना। अब आपको अभी आपकी एनर्जी है, यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, मगर अगर आपको अमेरिकन पासपोर्ट मिल रहा है 65 साल की उम्र में फॉर एग्जांपल, तो क्या ही कर लेना है आपने उसका, हैं भाई? फ़ायदा तो अभी है ना। बंदा ये फ़्लाइट पकड़ी निकल गया, अरे सोचो उनको वीज़ा नहीं लेना तो सीधा एयरपोर्ट जाते हैं, टिकट देते हैं, चले जाते हैं आगे। सोचो सोचो तूने दुबई जाना है, तूने बाइक स्टार्ट की, पार्किंग में खड़ी की, जहाज़ में बैठ के चला गया। ये होता है अच्छे पासपोर्ट में। अबे यहाँ तो अब तो दुबई रिजेक्ट हो रहा है, रोज़ आ रहा होता है वो ट्रैवल ग्रुप्स में लोगों के दुबई के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं यार। कैन यू इमेजिन? ये यार ये सारा हमारा डिप्लोमेसी का इशू है। अब देखें ना, वो हम अमरीकी हमें साइड, हमारे मुल्क में हमें साइड करके अफगान रेफ्यूजीज़ का केस ले रहे हैं यार। ये तो फिर डिप्लोमेटिक इशू है ना। तो भाई डंडा करे अगर गवर्नमेंट के, भाई हमारे सिटीजन्स को क्यों नहीं आप कैटर कर रहे? पहले हमारे मुल्क में बैठे हो आप, पहले इनको करो। आपने उनको करना है, काबुल में कर लो अपनी एम्बेसी, आई एम श्योर वहाँ होगी। फिर यहाँ पे कोई और ही चक्कर है। एनीवे, बट दिस इज़ वेरी वेरी पेनफुल। तो इसमें मैं फिर आपको ये मशवरा दूंगा कि भाई दुबई शिफ्ट हो जाएं, उनको आधे रास्ते बुलाएं, आप आधे रास्ते जाएं, अगर तो कर सकती हैं तो। दिस इज़ व्हाट आई वुड हैव डन, कि अगर आप चाहती हैं कि उनको भी इतना वो ना लगे यार मैं अच्छा खासा कंफर्टेबल ज़िंदगी में था, कहाँ मुझे कराची की सड़कों में नाले के ऊपर घूम रहा हूँ मैं, अगर आप वो नहीं आप नहीं चाहती कि वो ऐसा सोचें, तो दुबई मूव हो जाएं। दुबई इज़ जस्ट एज गुड एज अमेरिका, यू नो, माइनस द वेदर पार्ट। तो उसमें ये कि वो भी कंफर्ट में रहेंगे, यूएस नेशनल हैं तो दुबई में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। वहाँ पासपोर्ट का सीन है भाई, अच्छा पासपोर्ट होगा, नौकरी भी अच्छी मिलती है, सीधा सीधा वहाँ पे, और है ही नहीं कोई दूसरी चीज़। इफ़ यू कैन गेट एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ इक्वल और मोर सैलरी जो आपने लिख के दी, तो आप वहाँ मूव हो जाएं। यू कैन सपोर्ट योर ब्रदर्स हेयर, आई एम श्योर वो बड़े होंगे, आपने कहा उनकी तालीम का खर्चा है तो वो मैनेज कर ही लेंगे यहाँ पे। सो दिस व्हाट आई वुड सजेस्ट। लेकिन अब आपका केस तो ऑलरेडी यहाँ फ़ाइल हुआ है ना, अगर आप अबू धाबी में फ़ाइल करती ना, ये भी ज़रा नोट कर लें भाई, अगर आपने इस तरह की इमिग्रेशन और ये चीज़ें फ़ाइल करनी हो तो दुबई से कर लिया करें। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है फिर दुबई में रहना पड़ेगा, दुबई में नौकरी भी हो, सब कुछ हो, तो फिर आप एज अ यूएई रेजिडेंट काउंट होते हो, नॉट एज पाकिस्तानी। बारी भी जल्दी आती है, वहाँ इतना रश भी नहीं होता, यू नो। अभी जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था तो मैंने कब का अप्लाई किया हुआ था, मोमिन साकिब ने आना था, मैंने उसने मुझे 3 हफ्ते पहले पूछा कि आप जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया? मैंने भी आना है। तो मैंने जब वीज़ा है, कह रहा नहीं, तो मैंने अब तो नहीं मिलेगा, कह रहे नहीं यहाँ पे रश थोड़ी होता है एम्बेसी में, विच मेड सेंस, क्योंकि यहाँ तो सारे रेफ्यूजी के लिए रेफ्यूजी कह रहा हूँ, सारे रेफ्यूजी बनना चाह रहे होते हैं, या फिर यहाँ से जो जा रहे होते हैं, जो कम्युनिटीज़ जो मार्जिनलाइज हैं, जो यहाँ पे फिर शो करती हैं, इमिग्रेशन फाइल करती हैं, यहाँ तो उनका रश है। इंग्लैंड में थोड़ी किसी का रश। इंग्लैंड वालों के लिए तो कॉमनवेल्थ है, तो वो तो मुंह उठा के जाते हैं बगैर वीज़े के। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अमेरिका के लिए वीज़ा चाहिए, बट आई डोंट थिंक इंग्लैंड के लिए चाहिए, क्योंकि डोमिनियन, क्वीन की डोमिनियन है ना,
क्वीन की डोमिनियन कहेंगे समथिंग, तो आई डोंट थिंक उनको चाहिए होता होगा। सो इट मेड सेंस, उसने बोला यहाँ रश ही नहीं होगा, और उसको उसने इसी टाइम पीरियड के अंदर इंटरव्यू भी मिल गया उसको, वो भी हो गया। सो अगर आपने इस तरह की चीज़ें करवानी हो, शेंजन वीज़ा जैसे होता है, यूएई से आराम से लग जाता है, बट अगेन यू हैव टू शो यू लिव देयर एंड यू वर्क देयर, तो ये एक तरीका ज़रा बेहतर होता है। बट खैर आपका केस ऑलरेडी फाइल हुआ हुआ है, दूर ना रहें, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, 3 साल इज़ ऑलरेडी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। यार ये स्काइप और ये फेस टाइम जो है ना, इट्स दिस इज़ नॉट ऑल दैट, इससे जो है ना और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है ना, ऑब्वियसली इंसान की ज़रूरत होती है दूसरा इंसान। सो दिस व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, अगर वो यहाँ मूव नहीं होना चाहते या फिर आपको लगता है आप गिल्ट में आ जाएंगी, सो मूव हाफ वे। अगर उनका करियर अलाउ करता है कि दुबई में अच्छी नौकरी मिल सकती है या टर्की में अच्छी नौकरी मिल सकती है, दुबई टर्की वगैरह का फ़ायदा ये आपके लिए जो है ना 3 घंटे ही दूर है पाकिस्तान, खुदा ना खास्ता अगर कोई ज़रूरत पड़े फ़्लाइट ली 2 घंटे है पाकिस्तान, तो मिडल ईस्ट का ये फ़ायदा होता है। तो मेरा आपको मशवरा यही होगा कि 3 साल और अकेले ना ज़ाया करें, या तो वो यहाँ मूव हो जाएं, आप हाफ वे कहीं चली जाएं और वहाँ ज़िंदगी स्टार्ट करें, और ये छोड़ दें कि घर का क्या होगा, फर्नीचर क्या होगा। अरे भाई फर्नीचर से ज़्यादा ज़रूरी आपकी मेंटल सैनिटी है भाई, फर्नीचर फिर आ जाता है। तो ये ना सोचें एयरबीएनबी पे चढ़ा दें, एक क्लीनर रखें मैक्सिकन, ठीक है, जो कि हर 2 दिन बाद आपके कैलेंडर के हिसाब से वो जाए, चाबी से खोले, सफाई करे, अगले गेस्ट के लिए रेडी कर ले, या किसी को रेंट कर दें ताकि मॉर्गेज भी आपकी निकलती रहे। फर्नीचर का कुछ नहीं होता, फर्नीचर फिर बन जाएगा, ये तो सबसे लीस्ट कंसर्न है आपकी ज़िंदगी का। वो आप सोचिए फर्नीचर वही ना, बस मेरी अम्मा भी सोफ़ों का क्या होगा, हम तो चले जाएंगे सोफ़ो, अरे सोफ़े पे चादर चढ़ाओ कल्ली वल्ली हो गया सोफ़ा, सोफ़ों का क्या होगा, फ्रिज का क्या होगा, भाई फ्रिज भी ले जाओ फिर साथ हैं, अम्मी को बोल दो ना कभी लाहौर चले जाएं, फ्रिज का क्या होगा, भाई फ्रिज ले जाएं साथ। तो भाई ये इसकी चीज़ ना करें, बस ये मेरा मशवरा है। चले, आई होप आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाए और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन सेज सैटिस्फाइड विद माय फ्रीलांस रिमोट जॉब बट पाकिस्तानी पासपोर्ट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। Assalamualaikum Junaid bhai, hope this email finds you well. I'm very grateful for the work you are doing. I'm an active fan of yours. Going to the question right away. I'm 29, live in Islamabad. My parents live with my parents in Islamabad, and I'm software engineer. 8 years of experience by profession. I work remotely with a US-based startup since the last 10 months. Alhamdulillah, drawing a good salary between $5,000 to $7,000. I'm currently single. अबे इस सैलरी पे सिंगल है, 15 लाख रुपए माशाल्लाह महीने का कमा रहे हैं. That's good, man. Proud of you. I'm very satisfied and happy with my job provided my compensation is in US dollars and it's 4 to 6 times better than what I get if I would work here in Pakistan, of course. 30,000 में मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाई. Also, the people and work environment in my remote job is very good. There are no time constraints for work. Like I can work whenever during the week. All they care about is my output. यहाँ पे की तरह ऑफिस में रश लगा के रखते हैं, लाइटें जलाओ, कंप्यूटर जलाओ, काम कर रहा है बंदा नहीं कर रहा, 8 घंटे पूरा बैठे. अबे 8 घंटे नहीं बैठाना उसको बोल आउटपुट दे, निकल यहाँ से. एसी चल रहा है कि इलेक्ट्रिक का बिल आता है. यहाँ पे उल्टा है, जितना देर तक बैठो बॉस खुश होगा. अबे तुम भी ये बॉस भी तुम्हारा फारिग, ये देर तक बैठा है. अबे वो लाइबिलिटी है तुम पे, देर तक बैठा है. बाहर बोलते हैं काम करो निकलो, और जब करो बस ये डेडलाइन है. अब उस डेडलाइन, अब जैसे फॉर एग्जांपल 1 हफ्ते की डेडलाइन है, काम 5 घंटे का, तुम 6 दिन कुछ ना करो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे. लेकिन जो डेडलाइन है 7वें दिन उससे पहले काम दे दो, वो खुश है. इस तरह होता है दुनिया में काम. आप भी खुश, वो भी खुश, आपकी मेंटल हेल्थ, वर्क लाइफ बैलेंस सब कुछ. यहाँ पे गधे की तरह, अबे गधा ही बनाते हैं स्कूल से लेके. स्कूल में गधा बनाते हैं, मदरसे में मुर्गा बनाते हैं, ठीक है, किताबें लाद देते हैं स्कूल कॉलेज में. फिर उसके बाद अबे जेल वाला साहब है ना, सुबह 9 बजे डेस्क पे चाहिए मुझे. अबे क्यों 9 बजे चाहिए, इस तरह ट्रैफिक होता है, मैं 9:30 आ जाऊँगा, 5 की जगह 5:30 उड़ जाऊँगा. अजीब उल्टा हिसाब है यहाँ पे. तो देखो खुश है अपने इस्लामाबाद में रहते हुए, अपनी मर्जी के टाइम पे काम करता है, 15 लाख रुपए माशाल्लाह कमाता है. Some of my friends recently started moving abroad since the quality of life is good there, of course, and ultimately they are going to get PR and citizenship. My main concern is that I'm currently not interested in moving abroad as I'm satisfied here. बेटा जिस दिन satisfy हो गए ना, वो फिर इंसान को हमेशा हिलते जुलते रहना चाहिए. But Pakistani passport is not that strong. I would love to travel as I can work from anywhere. I have to apply for US visa. I have to apply for a visa for most of the countries, and there is hefty documentation required, like employment letter, etc. Since our company is not registered locally,
Therefore, it gets very difficult to arrange an employment letter with stamp, local police, local office phone number, etc. It seems like having freelance/remote job goes as a negative because it could fail to establish strong ties with your country. I'm interested in traveling to US, UK, and Europe and other developed countries. I've been to Turkey and US. I've been to Turkey, UAE, and Saudi on visit visa. Thanks. तो भाई ओके, मैं जब 2010 में था, 10 में मैं वही ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करता था। मेरा एक दोस्त मुझे मिला था, एक शो पे आया था मेरे, इस वक्त मैं स्टैंड अप करता था। उससे अच्छी सलाम दो, ही म्यूजिशियन भी था, पढ़ा लिखा था, ही न्यू अ लॉट अबाउट म्यूज़िक और दूसरी चीज़ों के मामलात में भी। सो आई आस्क्ड हिम व्हाट ही डज। तो वो उसके घर वालों से बनती नहीं थी, कराची में ही घर था, लेकिन घर में नहीं रहता था, होटल में रहता था। ये सदर वाले नहीं होते गंदे होटल, यूनाइटेड बेकरी के ऊपर गंदे वाले, जहाँ रेलवे स्टेशन से आती हैं आइटम लेकर आते हैं लोग, तो वहाँ रहता था गंदे से रूम में। तो मैं उससे पूछा करता क्या है, तो वो कंटेंट राइटिंग करता था। और वो मुझे उस वक्त बोलता था कि यार तुम्हारी अंग्रेज़ी अच्छी है, कंटेंट राइटिंग में आ जाओ। अब मैं उसमें अच्छे कमा रहा था, मैंने बोला यार मैं नई फील्ड में ज़ीरो से स्टार्ट करूँ। उससे बोला यार 2-3 महीने लगेंगे, यूल गेट द जॉब्स। और उस वक्त वो फाइवर नहीं होती थी, एक और वेबसाइट थी फ्रीलांस वाली थी या कौन सी, याद नहीं आ रहा, उस पर काम मिलता था। अपवर्क थी और एक और वेबसाइट थी फ्रीलांस समथिंग। मुझे आज तक उसकी स्पैम ईमेल्स आ रही होती हैं क्योंकि मैंने रजिस्टर किया था अपने आप को। तो वो फिर ये करता था कि फिर वो 1 महीने के लिए चला जाता था थाईलैंड, और वो वहाँ बैठ के काम कर रहा है। फेसबुक पे हम तस्वीरें देख रहे हैं जी, नारियल का पानी भी पी रहा है, साथ में लैपटॉप पे काम कर रहा है। मैं यार ये तो टाइट काम है। और कभी मनीला में रह रहा है, एक महीना बाली में रह रहा है, कभी कहाँ। पैसे वो डॉलर्स में कमाता था, वो वेबसाइट का कंटेंट लिखता था। तो मुझे भी ट्रैवलिंग का शौक था। मैं यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बट खैर फिर वो डर ही होता है ना, मिडिल क्लास तो डरता ही रहता है ना कि यार दूसरी किश्ती में छलांग मारने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो मैंने फिर वो डर वाला ऑप्शन लिया और मैं फिर दुबई चला गया। तो ये मैं उस वक्त देखता था। फिर मैंने आई थिंक टेलीग्राफ का या न्यूयॉर्क टाइम्स का कोई वो थी, वीडियो डॉक्यूमेंट्री थी अबाउट $1 पर डे इंटरनेट एंड रिमोट वर्किंग समथिंग। तो उसमें यही था, गोरे थे जो कि बाली में रहते हैं और उन्होंने आइलैंड्स में रिजॉर्ट बुक किए हुए महीनों, और वो क्या करते हैं, काम करते हैं, फिर थोड़ी सी गर्मी लगी, पानी में गए, डुबकी मारी, फिर आए, जूस पिया, फिर काम कर रहे हैं। तो वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी। तो मैंने वही बोला यार ये तो बड़े मज़े हैं, ट्रैवल की ट्रैवल है और कहीं से भी काम कर लें। तो भाई आप माशाल्लाह अच्छी खासी सैलरी निकाल रहे हो, तो इस सैलरी का फ़ायदा ही क्या अगर आपने शाम को सेवर का पुलाव खाना है? किस काम का $7,000 तेरा? शाम को तू वही पिंडी बॉय बना हुआ है, छोले खा रहा है, मुर्ग चने। अबे दुनिया घूम भाई, अभी एनर्जी है, पैसे भी अच्छे कमाता है, दुनिया एक्सप्लोर कर, आंखें खोल भाई, बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। तो इसमें भाई ये है कि हाँ, ये कंसर्न तो आपका बिल्कुल सही है, लोकल कंपनी नहीं होती तो टायर्स नहीं होते। इन पैसों की आप खरीदो प्रॉपर्टी और फिर वो पेपर लगा के दिखाओ भाई मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मुझे क्या ज़रूरत तुम्हारे यूके में भागने की, मेरी यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं। और फिर उसमें से अगर कोई अपार्टमेंट है, रेंट वेंट आ रहा, दिखा लो कि भाई ये मेरी इनकम है, साथ में ये भी मेरी इनकम है। तो मेरे पेरेंट्स हैं, घर भी हमारा अपना है, मेरी गाड़ी। असल में आपको दिखाना होता है टाइज कि मेरी इतनी चीज़ें यहाँ हैं, मैं ये सब छोड़ के वहाँ पिज़्ज़ा डिलीवर करूँगा, मैं पागल हूँ क्या मैं पीछे से? तो ये दिखाना होता है। अगर ये आपको लंबा रूट लग रहा है तो भाई ये $7,000 कर करके $1,00,000 $1.5 लाख जमा करो। मगर यार ये मैं मशवरा देता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि भाई मेरे कुछ दोस्तों ने किया ज़रूर है। वो पासपोर्ट ख़रीद लेते हो आप दूसरे मुल्कों के, जो वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड्स हैं, ठीक है, उसमें 150 कंट्री फ्री है, मुँह उठा के जापान घुस जाओ, कोई नो क्वेश्चंस। लेकिन अब चूँकि ये चीज़ बहुत कॉमन हो रही है तो बहुत सारे टेररिस्ट भी ख़रीद रहे हैं, बहुत सारे मनी लॉन्ड्रर्स भी ख़रीद रहे हैं। अब ये चीज़ जा रही नेगेटिव में। एक दोस्त है, उनके जानने वाले को फ्रांस में रोका कि भाई तू तो शक्ल से तू तो वेस्ट इंडीज नहीं लग रहा, गुलशने मेहमार का लौंडा कह रहा है मैं वेस्ट इंडीज़ का हूँ। भाई क्या किसको बना रहे? कर्टली एम्ब्रोज। रोक लिया और पासपोर्ट भी छीन लिया कि ये कहाँ से आया था वहाँ पर डॉक्यूमेंट। तो बिठा के रखा, ख्वार कराया, फिर डिपोर्ट किया। इसी तरह यूके में भी मैं वही ट्रैवल ग्रुप में एक देख रहा था, यही मसला हुआ था, क्योंकि भाई वो क्वीन का जो है ना आइलैंड है, तो क्वीन के नाम पे ये कौन कौन रमेश सुरेश पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये आजकल थोड़ा नेगेटिव में जा रहा है। तो मैं किसी को मशवरा नहीं देता, मुझे भी यही ख्याल था।
कि यार मैं भी यही कर लेता हूँ, लेकिन एक तो अव्वल इतने पैसे नहीं है भाई, सीधी सीधी बात है। दूसरा यार शॉर्टकट यही नज़र आ रहा था, क्योंकि यूएस कनाडा में आपको साल हर साल गुजारने होते हैं, तब जाके आपको 5 साल बाद 6 साल बाद, अबे इतना टाइम नहीं है भाई मेरे को, आज ट्रैवल करना है यार, 5-6 साल बाद कहाँ ट्रैवल करूँगा। तो यही एक शॉर्टकट है यार। अब ये कि फिर इसके अलावा तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ट्रैवल करो भाई, माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हो तो इसको यूज़ में भी लाओ। या एक और मशवरा देता हूँ भाई, एड्रेस चाहिए, अपनी कंपनी खोल लो एक, अपने घर के एड्रेस पे कंपनी रजिस्टर कराओ, और भले सॉफ्टवेयर हाउस बना लो, 3 लड़के रख लो जो तुम्हारे पास काम आता है, उनको डेलीगेट करो, ठीक है। या फिर तुम लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ो, एक बिजनेस डेवलपमेंट वाला बच्चा रखो या लड़की रखो, उसको लो बिजनेस लाए, और इस्लामाबाद में रहते हो ना, ऊपर वाला पोर्शन होगा खाली, कमा रहे हो, अपना ही घर रहते होगे, लड़के बिठाओ, काम पकड़ो, उससे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी, कंपनी रजिस्टर होगी, टैक्स नेट में आएगी। फिर जब वो देखेंगे यार ये तो कंपनी का ओनर है, कैसे मशवरे देता हूँ मैं, तो वो क्यों भागेगा बाहर। तो ये भी एक तरीका है, ये कर लो। मगर ये कि ख्वारी बहुत है यार, ये डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर हैं, और ये है, ये लाओ वो लाओ। मैंने नवंबर 2 को मैं आया था ऑस्ट्रेलिया से, आते ही मैंने न्यूजीलैंड का अप्लाई किया, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं इतनी दूर गया, अगली गली में था, वो भी देख लेता, वीज़ा ही नहीं था। आते ही मैंने किया कि यार बेगम को ले जाऊंगा, समझ रहे हैं, लिल को ले जाऊंगा। आज क्या है उसामा, 14 दिसंबर, 2 नवंबर को अप्लाई किया था, 2 का आया था, 3 को अप्लाई किया था, 3-4 को किया था, आज 14 है, अभी तक एक्नॉलेजमेंट, आज एक्नॉलेजमेंट आई है कि जी आपके रिसीव हो गए। अबे क्या गधे पे बिठा के न्यूजीलैंड भेज रहे डॉक्यूमेंट्स, क्या ईमेल किए थे। मगर वही वाली बात, बैकलॉग है, या वो हमें यार ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें कुछ समझते नहीं है, सीधी सीधी बात है, हम कोई वैल्यू नहीं दुनिया के लिए ऐड करते, तो दुनिया हमारे लिए क्यों अपना मगज़ खपाए, सीधी सीधी बात है। तो 1.25 महीने बाद तो एक्नॉलेजमेंट आई है, अब आएगी डेट कि जी यहाँ जाके जेरीज पे जाके अंगूठे लगा दे, बायोमेट्रिक करा दे, ठीक है। फिर आ जाएगी क्रिसमस हॉलीडेज़, तो वो तो गए 10 दिन के लिए, फिर आगे पीछे मैं कहीं हो गया, फिर वो जाएगा, फिर वो 3-4 महीने बाद मई में मेरा ऑस्ट्रेलिया का एक्सपायर हो रहा है, समझ रहे हो। और मई में होती है वहाँ पे सर्दी, तो सर्दी में थोड़ी जाना, वहाँ तो समर में जाना है। तो जब न्यूजीलैंड आएगा ऑस्ट्रेलिया एक्सपायर हो जाएगा, फिर उसकी चक्कर में ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करूँगा, जब तक वो आएगा न्यूजीलैंड एक्सपायर, ये इसी लूप में फंसा रहूँगा। अब यार नीचे से 14 नंबर है हमारा यार, दुनिया में हमने और कुछ किया ही किया है यार, किस काम के। तो यार ये तो सवाल पूछना चाहिए। अब ये इतना बड़ा कंसर्न है पासपोर्ट का, देखें इससे पिछले वाली ईमेल में भी वजह यही थी ना, कसूर हमारा यही है, हम यहाँ पैदा हुए, यही कसूर है ना। वो बेचारी अपने शौहर से दूर है क्योंकि यहाँ उसका नंबर नहीं आ रहा, इधर आपका भी यही मसला है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट यार इतनी बेसिक चीज़ है। एंड्रयू शुल्स, आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग उसके फ़ैन्स होंगे, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो बहुत सक्सेसफुल कमेडियन भी है, पॉडकास्ट भी करते हैं। उन्होंने देखा यार मोरक्को सेमीफाइनल में आ गया, हालांकि उनका मोरक्को से कोई लेना देना नहीं, और जो मोरक्को में जश्न हुआ, उन्होंने देखा, जहाज़ पकड़ा, अगले दिन मोरक्को। अबे कोई मसला ही नहीं है, जहाज़ जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग से पहले अल्ताफ़ साहब आए कि जी इस्लामाबाद जाना है, वो फलाने इवेंट है, वो डन हो गया। मैंने ठीक है, मैंने भाई को बोला टिकट बुक कर दे, मैं चला जाऊँगा। ऐसे लोग मोरक्को चले जाते हैं अमेरिका से, जहाज़ में बैठे 4 दोस्त कि चल यार मोरक्को का सेमीफाइनल मोरक्को में देखेंगे। अबे दुनिया ऐसे एंजॉय करती है। यहाँ वो कल मैं देख रहा था, खाकान जो है गुड फ्रेंड, वो उसका हया कार्ड टाइम पे ही नहीं आया, उसने मेसी का मैच देखने जाना था, उसका हया कार्ड टाइम पे ही नहीं आया। जब वो आया तो ये नहीं, एक फ़्लाइट चलती है लाहौर से, एक फ़्लाइट, इतना बड़ा हब है दोहा, दिन में एक फ़्लाइट जाती है। तो जब तक वो फ़्लाइट का टाइम था तो हया कार्ड आया नहीं था, फ़्लाइट उड़ गई, फिर आया, रात को मैच था, मिस कर दिया उसने। इतना बड़ा फुटबॉल फ्रीक है वो, जा ही नहीं सका। ये हम अपने ही पड़ोस में नहीं जा पा रहे, भाई खल्ली वल्ली यार, बस क्या करें भाई, किसको दोषी दें। अब इस पे हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि यार इसकी वजह से हमें नौकरियां नहीं मिलती, हम अच्छी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते। चलो ट्रैवल तो एक लग्जरी है ना, मैं बेसिक की बात कर लेता हूँ। जिसने कमाने जाना है वो फंसा हुआ है, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी देते नहीं है, बाहर हम जा नहीं सकते, एक ना जेल सी हो गई है। और मैं तो इस पर बल्कि एक वीडियो बनाने लगा हूँ, आज मैं उसामा भाई से यही बात कर रहा था कि यार अब क्या, कभी भी हमेशा हमने बचपन से ये सुना है कि घर हमेशा बाहर की कमाइयों से बनते हैं। रुपीज़ में आप कमा के घर नहीं बना सकते, आप कमाते हो थाउजेंड्स में या लाख में, घर आते हैं करोड़ों में। पूरी ज़िंदगी लगा लोगे, छत नहीं बना सकते अपने बच्चों के लिए।
तो मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि घर का एक बंदा ज़रूर बाहर हो। जैसे होता है ना पंजाब में घर में एक बंदा फ़ौज का होता है तो सब मौज में होते हैं तो एक बंदा बाहर हो। तो यार ये बहुत बड़ा ऑफ सीन है। अब इस पे हमें क्वेश्चन करना चाहिए यार, ये किसने ख़राब किया है? ये हमारी रैंकिंग पासपोर्ट की नीचे किसने की है? हमने की है कि मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया यार, हम तो शराफत से रह रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम फिर अपने ही मुल्क में ऐसे ट्रीट होते हैं। खुदा की कसम मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। उसामा साहब किसी दिन आओ ना, सुबह 7 बजे तुम्हें मैं थाई एम्बेसी के बाहर लेके जाऊँगा। ये सऊदी एम्बेसी वाला रोड है ना, फेज़ 5, सीधा जाएँ, इत्तेहाद को टच जो होता है ना, वहाँ से 3-4 बंगले पहले सीधे हाथ में, इफ़ यूर फेसिंग इत्तेहाद, राइट। सुबह 7 बजे बाहर बैठाया होता है पाकिस्तानियों को फुटपाथ पे। ये भी नहीं कि कुर्सी रख दें या पंखा लगा दें। गर्मियों में कभी जाना उसामा, लोग दरख्त ढूंढ रहे होते हैं बैठने के लिए। इसी तरह आप ज़ेबिस्ट, ये सामने ज़ेबिस्ट के अगली गली में जर्मन काउंसलेट है, ठीक है। सुबह 6 बजे मैं खुद वहाँ लाइन में लग चुका हूँ। सुबह 6 बजे गार्ड बोलता है यहाँ लाइन लगाओ, और एम्बेसी को कोई आया हुआ ही नहीं होता। वो भाई वो 7:30 बजे आते हैं। मेरे सामने खुद वो उनके कोई एम्प्लॉय थे, वो उनके पास बड़ी खूबसूरत सी वॉक्सवैगन है, तो वो उसमें आते हैं। तो वो सामने से गुजरी, उन्होंने गेट पे हटाया, हटो 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 हटो, वो गेट से अंदर गए, फिर आए कि जी अब अंदर आए। फिर वो कहते 10 लोग अंदर आए, फॉर्म पता नहीं क्या भरो, फिर 10 लोग उधर जाएँ, फ़ोन जमा कराएं। फिर अबे इतनी ख्वारी, अपने ही मुल्क में हम प्रिजनर फील करते हैं। तो ये किसने किया यार? हमने तो नहीं किया यार, ये जलालत है यार, और बहुत जलालत फील होती है कहीं पे भी जाओ आप। तो इस पे यार अब हम किससे क्वेश्चन करें यार? हमारा पासपोर्ट किसने नीचे से 4 नंबर किया? हम तो 1 नंबर है यार अपने मामलात में। हर चीज़ हम कानून के साथ चलते हैं, सब कुछ करते हैं। दूसरे लोग डंकियां मारते हैं, बाहर क्राइम करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, पकड़े जाते हैं। कितने लोग आए दिन सऊदी में पकड़े जाते हैं, दुबई में पकड़े जाते हैं। मुझे एक बहुत बड़ी ट्रैवल कॉन्ग्लोमरेट के मालिक ने बताया था कि पिछले साल खाली 2.5 लाख पाकिस्तानी इलीगल पकड़े गए यूएई में। तो क्यों देगा यूएई आपको वीज़ा? यार उसामा, हम तो मुंह उठा के जाते थे दुबई, आधे दिन में वीज़ा आता था। अब वो भी नहीं आ रहा लोगों का। तो भाई जो लोग डंकियां मार रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं या 2 नंबर काम कर रहे हैं, जब वो आएँ तो आप उनको ऐसी सज़ा दो, इबरत तो बनाओ दूसरों के लिए, ताकि आप उनको पैसे लेके छोड़ देते हो, फिर अगले कहते चलो जी फिर जाओ। कितने ऐसे आप में से कितने लोग उम्रा हज पे गए होंगे, सादत हासिल की होगी, आपको वहाँ हरम शरीफ में फ़कीर सिर्फ पाकिस्तानी मिलेंगे। ऐसा ही है। अच्छा आप नहीं गए ना, मुझे जितने मिले सारे अपने ही थे। वो ऐसे ऐसे देखेंगे, देखो शुरता नहीं है, दे दो, सिर्फ पाकिस्तानी, मदीना में भी मक्का में भी। जो लोग गए कंफर्म करें कमेंट में। वो पकड़े जाते हैं, उनको डिपोर्ट होते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ पे वो पैसा देके छोड़ जाते हैं, वो फिर चले जाते हैं। आप डिस्करेज ही नहीं करते, यहाँ पे कोई डिस्करेज करता नहीं है, वो क्राइम करते रहते हैं। उसकी वजह से मैं और आप सफ़र करते हैं। फिर ये ईमेलें सारी देखो आज यही आ रही हैं, पासपोर्ट ऐसा है। खैर, तो भाई ये मैंने जो सोल्यूशन बताया, या तो अपनी कंपनी खोल लो, पासपोर्ट ख़रीद लो, लेकिन मैं आई वोंट रेकमेंड, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला वो कहीं पकड़े गए या किसी और चक्कर में उन्होंने बोला कि भाई तुमको तो दहशतगर्द हो, ख़रीद के कैसे आ रहे हो, वट एवर, सो आई वोंट रिकमेंड दैट राउट। या फिर ये कि कंपनी बनाओ, ये एक तरीका है। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बाहर जाने वाला ही है। वैसे यार पता है ये क्यों इतना हो रहा है? उसामा साहब, कल ही वो आई थी ये खबर कि इस साल 7,65,000 पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़ के चले गए, जो कि पिछले साल से ज़्यादा है। पिछले साल 7.25 लाख थे और उससे पिछले साल 6.25 लाख थे। यानी हर साल ऑलमोस्ट 1 मिलियन पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। तो पीछे रह जाएगा पोयो ऑयल, पिल्ले पीछे ही रह जाएंगे। ये फ्यूचर है हमारे मुल्क का। हाँ, अख्तर लावा यही रह जाएगा पीछे। सीधी सीधी बात है भाई, ऐसे लोगों ने मुल्क चलाना है और ऐसे लोग चला रहे हैं ऑलरेडी। अगर आपका कभी इत्तेफाक हो ना हुकूमती इदारों में आने जाने का, सिंध सेक्रेटेरिएट हो गया, इधर जाके आप ज़रा देखें क्या मावा मछली चल रही है अंदर। ऐसा ही है। वफाकी मोतसिब के दफ्तर जाए ज़रा, और ज़रा दूर से हाई कोर्ट चले जाएं, दूर से एनालाइज करें यार, ये लोग मशीनरी, जो हमारा मुल्क एक मशीन है, ये पुर्जे हैं उसके। तो नो वंडर मुल्क का ये हाल है, जब पुर्जा ही ऐसा है, गला सड़ा हुआ है। भाई तुम्हारी बाइक में अगर प्लग शार्ट हो तो घंटा बाइक चलेगी तुम्हारी। तो ये शार्ट प्लग से भरा हुआ है हमारा मुल्क। और बहुत सारे
अरे भाई जब इस्लामाबाद जाता हूँ ना, हर बार एक नए इदारे का नाम सुनता हूँ कि ये भी हमारे मुल्क में होता है। यार अभी याद नहीं आ रहा मुझे, शारिक ने पता नहीं क्या बताया था लास्ट टाइम, कि वो पता नहीं उनकी एक मशीनरी होती है, वो ये चीज़ें देखते हैं। मतलब आप बोलोगे यार हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी डीप है, इतने इदारे हैं। तो अब आप ये सोचें, अगर एक इदारा है तो उसमें डायरेक्टर भी होगा, उसमें मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट होगी, मिड टीयर मैनेजमेंट होगी, लोअर मैनेजमेंट के लोग होंगे, उनकी तनख्वाहें होंगी, फिर उनकी मराहत होंगी, फिर बड़े वाले के बाद वीगो होगी, प्राडो होगी, डीजल होगा। अरे मैंने डीजल बहते हुए देखा है उसामा। ये पुलिस लाइन नहीं है गार्डन वाली, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पुलिस हेडक्वार्टर है ये, ठीक है। मैं उसी के अंदर से स्कूल जाता था, क्योंकि एक तरफ वो मेरे पुराने मोहल्ले को पड़ता है, दूसरी तरफ गार्डन को निकलता है, तो मैं नासा स्कूल जाता था। तो उनका अपना, याद है पाकिस्तान बर्मा शेल के पेट्रोल पंप होते थे, पीबीएस, एक, फिर वो पीएसओ ने ख़रीद लिया था। पहले पीबीएस के होते थे और एनालॉग वाले, वो जिसमें नंबर ऊपर नीचे चलता था, याद है वो वाली मशीन है। तो वो अंदर लगा हुआ था और पुलिस वाले खुद आके अपनी गाड़ियां भरते थे। तो एक ट्रैफिक वार्डन ने अपनी बाइक पे वो लगा के छोड़ दिया और बातें कर रहा है, और वो बह गया, पटर 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 मैंने, अच्छा मुझे 9 क्लास में इतनी अकल थी, मैं लगा रही हमारे पैसे हैं। खैर मेरे तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन मैं च्युइंगम तो खाता था ना, डिंग डोंग का टैक्स तो जाता था ना उसको। अरे डिंग डोंग जो मैं खा रहा हूँ, रोली पोली टॉप पॉप, उसका टैक्स ये बह रहा है। उसको टेंशन ही नहीं थी, वो बह रहा है, ओ अच्छा ओवरफ्लो हो गया, करके रख दिया। क्योंकि अब तो डिजिटल होता है ना, ठक करके खुद ही बंद हो जाता है, वो ओपन थे। तो भाई ये पुरजे है आपके मुल्क के, तो ये ऐसे ही चलेगा फिर ऐसे लोगों से। तो पोयो ऑयल से चलवा लें आप मुल्क, 3 to 1 पिल ले। अच्छा जी, want to move abroad for work? Sargun Junaid bhai, I hope this email finds you well. I'm 24 from Rawalpindi. I've been following you for the past few years and I'm inspired with the success and growth of your YouTube channels. I like all your content, but my favorite is Ask Ganji Swag. Thank you. I wanted to reach out to you because I don't have anyone to talk to or someone who can guide me. See, that's the whole point of this show, this series, because यार हम लोग बड़े प्रिविलेज हैं, सोशल एनिमल हैं, लोग मिलते हैं, लोग जानते हैं। जब मशहूर नहीं था तब भी दोस्त यार थे बहुत सारे, लेकिन यार ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं होता। ऐसा ही है, अबे अकेले घूम पाकेट अकेले रहते हैं। मैं अभी आपको अपने कज़न का ही नहीं बता रहा था यार, वो इतना लोनली है, ईदर बाय चॉइस, उसको ज़रा सेल्फ एस्टीम इशूज़ हैं, और मैं ज़रा कोशिश करता हूँ उसको घुमाऊँ फिराऊँ। 2 बार दुबई लेके गया हूँ उसको, इस तरह करके। तो वो उसको व्हाट्सएप करो, 3 दिन बाद रिप्लाई करता है। हम तो हर 5 मिनट बाद चेक करते हैं, हर सवाल के बाद ये कैमरा बंद होकर खुलता है, मैं उसने में चेक कर लेता हूँ। उसको पता है मुझे किसी ने मैसेज ही नहीं करना, तो वो फ़ोन पे ही नहीं जाता, अबे 3 दिन बाद रिप्लाई करता है। तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस शो, कि जो लोग जिनके पास या तो बात करने वाला कोई नहीं है, या फिर वो ऐसी बात करना चाहते हैं जो किसी से कर नहीं सकते, तो यहाँ कर लें anonymously. I wanted to reach out to you because I don't have anyone to talk to or someone who can guide me. It's been a few months since I've seriously started to think about moving abroad for work, but I don't know how. I don't know which country would be good for me and how much it would cost. My father is a government employee with 50,000 salary. अब बताओ 50,000 सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, 50,000 में बंदे का अपना एक्सपेंस पूरा नहीं होता, राइट? तो बीवी बच्चों का कैसे करेगा? अगेन मैं लेबल नहीं कर रहा कि आपके फादर कोई ऊपर नीचे की करते हैं कमाई, मगर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा करप्शन की वजह ये है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह ही कोई नहीं है। मैं एक बहुत मशहूर, बल्कि नाम ले लेता हूँ, फैसल सब्जवारी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी किसी ज़माने में। तो उनसे मैंने पूछा था कि यार यही करप्शन से रिलेटेड, तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया, जो कि बड़ा मुतमईन वाला जवाब था। उन्होंने कहा उस ज़माने में एमपीए की तनख्वाह 1.25 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए थी, और एमएनए की 2.5 लाख समथिंग, ठीक है। अब वो उन्होंने कहा कि यार आप भी बताएं कि इस तनख्वाह पे, और ये फुल टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। जो एमएनए एमपीए लगा है वो ये नहीं कि सुबह अपने दफ्तर जा रहा है और शाम को एमपीए खेल रहा है, वो फुल टाइम, बल्कि फुल टाइम से ज़्यादा है। सियासतदानों को टाइम होता है, उसने दिन में असेंबली में मुंह देना है, अपने प्रोजेक्ट्स पे भी जाना है, जहाँ जहाँ काम हो रहा है वो भी देखना है, रात को वसीम मदामी के शो पे भी आना है। इनके पास 3-3 फ़ोन होते हैं और बंदे होते हैं उठाने के लिए, क्योंकि इतने बिजी होते हैं ये लोग। वो अलग बात है, परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, बिजी पूरे होते हैं। अबे फारूक सत्तार के साथ मैंने देखा 4 लड़के घूमते हैं, सबके अपने फ़ोन होते हैं, वो एक फ़ोन हटता है दूसरा देता है, ये हो रहा होता है। एनीवे, बहुत डिमांडिंग काम है, हमने मजाक लिया हुआ है, सियासत आसान नहीं है। तो
उन्होंने मुझे बोला कि भाई 1.25 लाख 1.5 लाख में आप अपना बच्चा स्कूल नहीं पढ़ा सकते इस सैलरी पे, राइट। और इतनी लुक्रेटिव पोजीशन है कि रोज आना दरवाजे पे बंदा करोड़ रुपए लेके खड़ा है, करोड़ों में खड़ा है, जिसने अपनी ज़मीन सीधी करानी है, जिसने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है अरबों रुपए का, वो आपको 2-3 करोड़ देने में क्या जा रहा है, आपका एक साइन करना है। तो कह रहे इतनी लुक्रेटिव पोजीशन, इतनी सेंसिटिव पोजीशन, इतनी कम तनख्वाह और रोज दरवाजे पे। मैं एक साहब के दफ्तर गया था, नाम नहीं लूँगा, और वहाँ पे अब वो पीछे उनके तहाइफ रखे हुए थे, ठीक है, उसमें लुई विटॉन का थैला था, गुची का थैला था, प्राडा वराडा सब थे। अब वो किसी ने गिफ्ट ला के दिए होंगे, राइट। इतनी लुक्रेटिव पोजीशन है, सेंसिटिव पोजीशन है, तनख्वाह कम है और हर बंदा लेके खड़ा है, लोग स्लिप होते हैं, नेचुरली स्लिप होते हैं। अब 50,000 में क्या करेंगे? अच्छा जी, I am doing an internship at NUS Islamabad which pays 20,000 rupees. We live on a rent and barely meet our expenses. Of course, इस 70,000 में तो बेटा कुछ भी नहीं होता, वो भी इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पे बसें उस तरह नहीं होती जिस तरह यहाँ होती हैं। I completed my MBA in HR in 2021 and I've been struggling since then to find a job that pays according to my degree. I feel like a massive failure because when I think about it, my father spent almost 6 to 7 lakh rupees on my MBA. And more than a year later, I'm still unable to contribute much to the household expenses. And my father is rightfully disappointed in me. What really bugs me and keeps me up at night is we originally came from a village and moved to Rawalpindi in search of a better life. So I can get a good education and decent job that would lead to better and financially secure future. A lot of guys, वैसे यार I should say आपने email बहुत अच्छे तरीके से लिखी है, अच्छे gaps देके. A lot of guys from my village went to Saudi Arabia for employment and their maximum education is either metric or FA and they are still earning 60 to 70,000 rupees per month and also sending money back home to support their families. I've done an MBA and still stuck at 20,000 after 4 jobs. Due to this, there are a lot of fights between my mother and my father and I'm the reason every time. I can only imagine how disappointed my father is with me because I'm the oldest child and have 4 other siblings who are younger than me and all of them are studying. अब देखिए यार, इसमें मैं चले अब आपके फादर को मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन दूसरों के लिए मशवरा ये कि यार जब आपकी 50,000 तनख्वाह है तो 5 बच्चे ना करें। अपनी तनख्वाह देख के, वो कहते हैं ना चादर देख के पैर फैलाए। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला जो है ना, अब ये बड़ा आसान है गवर्नमेंट को कह देना। आज मैं एक तस्वीर देख रहा था, बड़ी दिल को वो दुख हुआ, मगर उसमें फिर एक साहब ने ये लिखा हुआ था, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा तस्वीर क्या है। उसमें ये लिखा था कि यार हम सबसे बड़ा मसला जो है ना आबादी है और हम बिल्कुल भी नहीं सोचते, और जो है फिर हम ब्लेम करते हैं जी गवर्नमेंट ये नहीं देती, गवर्नमेंट वो नहीं देती। गवर्नमेंट आपको सीधा मशवरा देती तो है कि भाई अपने हिसाब से बजट करके चले ना, तो ये भी बजटिंग है। अभी मेरा कज़न आया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, उससे मैं पुराने मोहल्ले उसके दोस्तों का पूछ रहा था, तो दूसरे एक दोस्त उसके बारे में बताया, उसका दूसरी औलाद हुई माशाल्लाह, और फिर वजह भी बताई कि जी उनसे कॉन्डम फट जाता है। और जिसको ये काम नहीं करना आ रहा वो बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है, ये काम नहीं करना आ रहा, भाई तू केले पे प्रैक्टिस कर ले। ये देखो, ये एक पढ़े लिखे आदमी का और कराची जैसे शहर में बंदे का हाल है, क्या करे बंदा यार। तो भाई इस पे ज़रा प्लीज़ गौर व फिक्र करे। ये वो कहते हैं बच्चा रिस्क खुद लाता है, लेकिन पोलियो के कतरे आपने ही अरेंज करने हैं, स्कूल की फीस आपने ही अरेंज करनी है, नाश्ता आपने ही लेकर आना है। तो इस बारे में ज़रा सोचा करें। चलें, समटाइम्स आई रिग्रेट डूइंग MBA in HR because there is not enough demand for it as compared to software engineering, data sciences and UI UX design app development, but I really like helping people. Talent acquisition and customer service is my area of interest, but after more than a year, I still haven't found a decent job that pays well. I really want to turn my life around and get my family out of poverty, but I won't be able to do that if I'm stuck between 9 to 5 jobs that pay below average. 20,000 कुछ भी नहीं है यार। जुनैद भाई आप सही कहते हो, जो मुश्किल वक्त आता है तो कोई अपना नहीं रहता। I have relatives who are UK nationals and very successful, but I have been asking them to help me get over there since I completed my MBA, but they only give assurance and never really help. रिश्तेदार कभी नहीं बुलाएंगे आपको, क्योंकि रिश्तेदार कभी भी नहीं चाहेगा कि ये हमसे आगे निकल जाए और दूसरी वजह ये होती है कि आके देखेगा भाई तो पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा है,
ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। वेयर एज इंडियंस रियली सपोर्ट ईच अदर। मेरे आंखों देखा हाल है, एक आता है पूरा गांव शिफ्ट कर देता है अगले 5-6 साल के अंदर। उनका टारगेट यही होता है मैंने सारे निकालने हैं, ख़ासतौर पे साउथ इंडियंस। दे रियली हेल्प ईच अदर। हमारे यहाँ जाते ही कुंडी लगाते हैं। मैं उसामा भी ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने वो एक शो किया, वहाँ पे एक साहब से बात की, लालू खेत के थे, अंकल थे, तो सहाफ़ी थे। तो मैंने पूछा आपको कितना अरसा हुआ? कह रहे 37 साल हो गए। तो मैं आपके तवज्जुह से कितने लोग ऑस्ट्रेलिया? कह रहे मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैं आते ही कुंडी लगा दी। ये तो हरकत है हमारी। रास्ता नहीं दिखाते, मशले राह नहीं बनते कि यार ये रास्ता है आ जाओ, जाती बन, अरे ये तो बेकार है, अरे इंग्लैंड तो बेकार है, अरे बड़ी बे है ये, अरे कमाई नहीं है, अरे सेविंग्स नहीं है। तो भोसड़ी के तू क्या कर रहा है वहाँ पे, तू भी वापस आ। ऐसे कितने मिलते हैं आपको? तो ये बड़ा ऑफ सीन है यार। तो भाई रिश्तेदारों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ हाउ मेनी रिलेटिव्स आस्क्ड फॉर माई रेज्यूमे एंड सेड दे वुड हेल्प मी गेट अ जॉब, बट नन ऑफ देम एक्चुअली डिड। The only option for me now is to get a decent job in a foreign country and send money to my parents. Kindly guide me. मेरी आवाज़ चेंज हो रही है क्योंकि टिंड में हवा लग रही है पीछे से। Which countries are good and friendly for Pakistanis, and where can I get the best job that pays well? My father has already told me that he isn't in a position to send me abroad because we don't have anything valuable that we can sell and gather enough money. Junib, I think of you as an elder brother, and your videos really help me stay motivated. Please guide me which country is best in terms of opportunities, cost of living, and currency valuation. Also, how much it will cost to actually go there. Please respond soon because I'll be waiting for your reply. अल्लाह आपको खुश रखे और आप ऐसे ही सबकी हेल्प करते रहे। बेटा, अगर मुझे टैलेंट एक्विजिशन की ज़रूरत होती मैं आपको ज़रूर कंसिडर करता, मगर हमारे यहाँ टैलेंट एक्विजिशन ज़्यादातर रेफरेंसेस पे ही होती है और काम उस पर स्किल लेवल पे होती है, तो वो फिर डिटर्मिन हम ऐसे ही कर लेते हैं। खैर भाई, अपने दोस्तों को ना देखो जो आपने कहा कि वो सऊदी में है, 70,000 कमा रहे हैं, लेकिन हैं तो वही मैट्रिक और FA पास, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो ज़्यादा सारा ड्राइवरी कर रहे होंगे 5 साल के अंदर अंदर। ये लिख लो, ये वीडियो है, नीचे तारीख लिखी हुई है, कह रहा हूँ 5 साल के अंदर ड्राइवरी की नौकरियाँ ऑब्सोलीट होंगी, वहाँ सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाएंगी। अबे सऊदी जिस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन पे जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे जा रहा है, आपकी सोच है वो 5 साल के अंदर, और वो MBS तो है ही ऐसा, वो तो बोल देगा भाई खल्ली वल्ली ड्राइवर निकालो, सारे किस काम के रह जाएंगे। या वो फाइनेंस में होंगे, सारा AI कर लेगा, और बोलो अबे भाई सब रिप्लेस हो जाएगा। तो ये सऊदी वाले, और वहाँ का तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, आपने पलट के जेल में ही गिरना है, समझ रहे हैं? तो मिडल ईस्ट को रख के जो है ना इतना नहीं, और ये 60-70 हज़ार को इतनी बड़ी रकम नहीं है वहाँ के हिसाब से। ये तो 1000 दिरहम हुए या 1000 रियाल हुए, ये 1000 रियाल इज़ नॉट इनफ। अगर चलो 1000 भेज रहे 4 कमा के भी, वो भी दैट्स नॉट इनफ। वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत महंगा है भाई। तो अब आपकी जो सिचुएशन है भाई, इसमें तो अच्छे खासे पैसे लगते हैं बाहर जाने में। अगर आप एजेंट वाले रास्ते से जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट वाले रास्ते से जाएंगे, माइग्रेशन वाले रास्ते से जाएंगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अगेन, जो आज मेरा कज़न ही आया हुआ था, वो उसकी फैमिली कनाडा जा रही है, तो वो प्रोसेस ही अच्छा खासा महंगा है। उसमें फ़ीस वगैरह भी होती हैं, फिर जो भी आपका एजेंट होता है उसकी अपनी फ़ी होती है वगैरह वगैरह, तो ये लाखों में जाती है बात। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आपने ना पैसे खुद जमा करने हैं, कुछ बेचना नहीं है, और आपके पास इतना है भी नहीं बेचने को, आपने जैसे खुद लिखा। इस्लामाबाद मेरी नज़र में ना इतना हिप एंड हैपनिंग नहीं है, और वहाँ पे इतना कारोबार भी नहीं है। इवन दो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर मूविंग टू इस्लामाबाद सुकून के लिए, क्योंकि यार यहाँ पे नहीं है सुकून। मगर ये वो लोग हैं जो कि यार इंडस्ट्री में हैं 10-10 साल, 15-15 साल से, तो उनके नेटवर्क भी होता है, कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, तो उनको प्लेसमेंट मिल जाती है। देखो यार, नौकरियाँ मिलती हैं कॉन्टैक्ट से, इसलिए मैं कहता हूँ अपना नेटवर्क अच्छा बनाओ, दोस्त अच्छे रखो। काम के दोस्त होंगे, कोई यहाँ कोई वहाँ, कोई वहाँ कोई वहाँ, रास्ता निकल ही आता है वर्स्ट केस सिनारियो में। अब आप अपने जैसे 4 दोस्त होंगे तो फिर आप वहीं फंसे रहोगे। तो लुक अप, ठीक है? तो इस्लामाबाद जो है ना, मेरी नज़र में वहाँ इतना हिप एंड हैपनिंग नहीं है, या तो फिर आप अपने आप को सही सेल कर नहीं पा रहे। 1.5 साल बड़ा लंबा टाइम होता है, इसमें तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। अब ये जो गिल्ट है कि जी अब्बू के 7 लाख रुपए लग गए मेरे MBA में, अगेन मैं यही सोचता हूँ ये 6-7 लाख तो कुछ नहीं है। या तो भाई MBBS पे लोग 30-40 लाख रुपए लगा लेते हैं और फिर आगे से 30,000 की नौकरी मिलती है, 40,000 की नौकरी मिलती है, वो तो कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे वो। तो दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा कराची की तरफ देखो, अगेन इफ़ यू वांट टू मूव एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड टू मूव।
आसान नहीं है कराची की लिविंग थोड़ी सी। यहाँ बहुत सारे मसलों के साथ एक मसला ये कि आपको ज़िंदा भी रहना है, अपने आप को ज़िंदा रखना है भाई। यहाँ ये एक बड़ा मसला है, जब निकलो ज़िंदा, अबे काउंटर स्ट्राइक है। नहीं, इतना भी बुरा नहीं है यार। बहुत से लोग वो इस्लामाबाद लाहौर वाले दोस्त कहते हैं यार हम कराची अगर आए भी तो हम होटल से बाहर नहीं निकलेंगे। मैंने इतना भी बुरा हाल नहीं है, 3 करोड़ बंदा रोज़ जाता है, काम पे आता जाता है। हाँ, हो जाती हैं चीज़ें, वो तो फिर दुनिया के किसी भी शहर में हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ ज़्यादा हो जाती हैं और फिर यहाँ इतनी उस तरह पकड़ भी नहीं है। लेकिन ये कि अब ऐसा भी नहीं है कि भाई हर वक्त बाहर निकले तो काउंटर स्ट्राइक, पबजी थोड़ी चल रहा, कराची है, पबजी थोड़ी है। तो अगर आप मूव कर सकते हो, अफोर्ड करना है, एंड व्हेन आई से अफोर्ड आई मीन मेंटली अफोर्ड कर सकते हो, फाइनेंशियली की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पे देखो अगर कोई नौकरी अच्छी प्लेसमेंट आपको मिलती है जो जिससे आपको लगता है कि आप यहाँ का खर्चा साथ साथ पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि पैसे जमा करके ही बाहर जाया जा सकता है। अभी आप उस पोजीशन में नहीं हो, 20,000 में से आप क्या ही बचा लेते होगे, दैट्स नॉट इनफ। फर्दर पढ़ाई का मैं आपको बोलता, लेकिन अभी ऑब्वियसली आपके वो वाले मीन्स नहीं है। पढ़ाई अगेन अगर बाहर करनी है, लाखों रुपए का खर्चा है, वो लाखों रुपए का खर्चा है, क्योंकि आपने बैंक अकाउंट में पैसे दिखाने हैं, ये दिखाना है, वो दिखाना है, बहुत मुश्किल है यार। तो इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग स्टेट टू बी, आई टोटली अंडरस्टैंड। ये ज़ाहिर है हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि यार मैं गिव बैक करूं, फैमिली को ज़रा दूं, लड़की की भी ख्वाहिश होती है, सबकी ख्वाहिश होती है। सो आई अंडरस्टैंड, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। कुछ देखो साइड में कोई जॉब शॉब, या अगर कोई और आपकी स्किल है तो उसमें फ्रीलांस करके देखो। फॉर एग्जांपल अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो ऐसे बहुत से दफ्तर है जिनके पास अकाउंटेंट नहीं होता, जैसे मेरा दफ्तर अकाउंटेंट नहीं है। तो कुछ ऑफिसेज में ऐसे लोग क्या करते हैं कि जी हफ्ते में एक बार जाते हैं, उनके पूरे हफ्ते भर के अकाउंट सीधे करते हैं, वापस आ जाते हैं, और उसका वो एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप महीने में 4 दिन किसी दफ्तर जा रहे हो, सैटरडेज़ को या इवन संडेज़ को, तो अगर आपको 10,000 या 20,000 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, गुड फॉर यू। तो कुछ ढूंढो। खाली ये इसकी टाइमिंग आपने लिखी नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग 9 to 5 है जो आपकी अभी करंट जॉब है। या तो नस्क के अंदर ही देखो कुछ और रोल निकल आए, कोई और एक्स्ट्रा काम, किसी टीचर के टीए बन जाओ, आई डोंट नो इफ़ दैट वर्क्स इन योर सिचुएशन। या कोई छोटा मोटा कोर्स पढ़ाने की करो अगर पढ़ा सकते हो, या जूनियर लेवल पढ़ा लो, कोई ट्यूशन देख लो। तुम तो MBA HR हो, स्कूल के बच्चों को तो पढ़ा ही सकते हो ना, इंटर फर्स्ट ईयर वालों को तो पढ़ा ही सकते हो। अच्छी ईमेल लिखी है यार, डिसेंट आदमी लगते हो, हाथ पैर मारो, सुस्ती नहीं दिखाओ, और दूसरों को ना देखो जी 60,000 कमा रहे, 70,000 कमा रहे, वो सबकी अपनी अपनी जर्नी है। आप अपनी जर्नी खुद तय करनी है आपने। वो उनको गेम प्ले दूसरा मिला है, आपको दूसरा मिला है, मैप ही दूसरा मिला है काउंटर स्ट्राइक में, वो किसी और राउंड में, आप किसी और राउंड में हो, तो वो मत देखो। कोशिश करो कि कोई एक्स्ट्रा इनकम करो, पैसे जमा करो, फिर देखो सोचो कि बाहर जाना है या यहाँ जाना है, और फिर एक्सपीरियंस गेन करो, अच्छी कंपनीज में अप्लाई करो, लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिव हो जाओ, हेड हंटर से बात करो। तुम तो खुद टैलेंट एक्विजिशन के आदमी हो, तो रिक्रूटर्स को तो जानते ही होगे, अगर नहीं जानते तो जान पहचान बनाओ, मारो DM सबको, लिंक्डइन पे करो दोस्ती। और इसी तरह यार, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। नेटवर्क अच्छा करो, चीज़ें हो जाती हैं। यही पाकिस्तान है, आप ही के शहर में एक लड़का 15 लाख भी कमा रहा है महीने का, राइट। मैं आपको कोई डिप्रेशन नहीं दे रहा, पिछली ईमेल में ना उसकी स्किल दूसरी है, तो थोड़ा इस तरफ भी देखो। और अगर आप कह रहे हो कि यार MBA करके गलती कर ली, तो ये चीज़ पहले सोचनी होती है। और ये जितने भी बच्चे हैं यार, दूसरों की देखा देखी नहीं कि यार उसने किया तो मैं भी कर रहा हूँ, खुद से भी देखो कि यार मेरी वो काबिलियत है, या मैं उससे वो वैल्यू क्रिएट कर पाऊँगा, या मेरा पैशन है भी कि या बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। मकसद क्या है, पैसे कमाने हैं या पैशन को परसू करना है? कुछ लोगों का मसला पैसा नहीं होता, उनके पास पैसा होता है, उनको बस ये होता है कि यार मैं कुछ करूँ, आई नीड टू डू समथिंग। तो ये चीज़ फिगर आउट करो खुद, और डिग्री से पहले सोचो करना क्या, डिग्री के बाद नहीं सोचो कि यार ये क्या कर लिया। ये गलत अप्रोच है। सीरियस हो जाए लाइफ में, थोड़ा मैट्रिक इंटर से शुरू हो जाए कि मैंने करना क्या है, एंड कीप क्वेश्चनिंग। अपनों से, अपने खुद ही समझ आ रहा है किसी बड़े से पूछो, कोई अपना मेंटोर बनाओ। ज़िंदगी में मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है। कोई अच्छा दोस्त बनाओ जो कि आपको अच्छी तरह गाइड करे, ठीक है। तो अभी आप साइड इनकम देखो, अप्लाई करो, नेटवर्क बनाओ, और फ़िलहाल बाहर आपका मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कि थोड़ी सी अपनी वैल्यू क्रिएशन ज़रा बढ़ाओ, पैसे वैसे बनाओ, ठीक है। चलो ख्याल रखो। और जी नेक्स्ट वन, इट्स अर्जेंट।
Saak Junaid Bhai, question. I have married a 36-year-old man working as a banker in a reputable bank. He is wise, sensible, caring, and I think he loves me. But that's what I feel he never said. He is the only brother and son and very responsible. He talks very less, very, very less. On the wedding night, we talked about all stuff in a discussion to get easy with each other. And he didn't touch me on that night. I thought maybe it will happen later on. No issue. And I've expressed to my family everything went normal to keep privacy in between my husband and I. Some days passed, he get asleep and never come closer to me. One day I held his hand very courageously as it was very difficult for me because it was starting days and asked that you are taking a relationship very lightly and you should have a concern. He smiled and replied with time as अच्छा commas नहीं लगाए मैं ना. He smiled and replied, with time, as a relationship gets stronger, everything will happen. Then I got relieved, but it was temporary. How can a man resist for so long? We have a little argumentative fight and left to talk with each other. Then I got frustrated and told her everything. Told her who? Acha, to my mother-in-law. She got freaked out and cried in front of me. She also didn't have an idea about this, and his parents discussed with him, to whom he said, I don't need a doctor. I will handle everything. He then booked a hotel for one night and he tried, but it didn't happen for a few days. I've been noticing he's taking spermicide fertility supplement and never shared anything with me. Daily I get normal with him. Instead, he talks too less. He takes me for hoteling as well. I don't know, something is eating me from inside. I have passed 7 months till now. Oh wow, that's a lot of time. So basically लुब्बे लुबाब ये है कि खातून है कि शादी हुई एक 36 साल साहब से, एक ही बेटा है, सेंसेबल आदमी है, लेकिन शादी को 7 माह हो गए हैं एंड लाइक नथिंग इज़ हैपनिंग. और उनको उनके ड्रॉर से दवाइयाँ भी मिली particular, like fertility से related. So clearly he has a problem. तो अब 7 महीने हो गए, obviously the frustration is there. और उन्होंने अपनी सास से भी कहा, वो भी काफ़ी रोई वगैरह वगैरह, और हस्बैंड उनको दिलासा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ साथ हम कंफर्टेबल हो जाएंगे. नाउ दिस इज़ अ वेरी बहुत सीरियस कंसर्न है, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है एंड इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. इसके लिए लोग पूरी ज़िंदगी वेट करते हैं, राइट? और इट्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन उसके साथ होती है. और एक बहुत बड़ी वजह हमारे मुल्क में फ्रस्ट्रेटेड लोगों की वो यही है कि उनको या तो सेक्स नहीं मिलता या फिर अच्छा सेक्स नहीं मिलता, राइट? क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं है. पॉर्न देख के समझते हैं कि ऐसे किया जाता है, तो बेड़ा गर्क कर देते हैं जिना अस्पताल में. शादियों के सीज़न में आप रात को ज़रा 3 बजे बाइक लेके बाहर खड़े हो इमरजेंसी वार्ड के, आपको कितनी दुल्हनें आती हुई नज़र आएंगी. पोस्ट कोइटल रप्चर कहते हैं इसको, क्योंकि पता नहीं होता, फिल्में देखी होती हैं, और दोस्त कहते हैं पहले दिन अगर बिल्ली मार दी तो ज़िंदगी भर वो तेरी ग़ुलाम होगी. यही सोच है यहाँ पे. वो फिर बिल्ली मार के क्या ही बेड़ा गर्क कर देते हैं, राइट? एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है. देखें, इस तरह की, अगेन मैं आपके केस पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहा, मैं जनरली बता रहा हूँ अगेन, और ना ही मैं आपके दिमाग में कोई आइडियाज़ डाल रहा हूँ. लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे भी हुआ है कि, और हमें भी इतनी ईमेल्स इस तरह की आई हैं. 100th एपिसोड है, हर एपिसोड में हम 4 सवाल तो कम से कम करते ही हैं, तो 400 सवाल तो हम कर चुके हैं. तो इस तरह के भी बहुत आते हैं कि कुछ लोगों की या तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, और वो चूँकि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, घर में बता नहीं सकते, तो फिर वो कहते हैं चलो जी किसी और की ज़िंदगी ख़राब करते हैं. और फिर बाद में कुछ होते हैं जो बता देते हैं कि भाई मैं तो गे हूँ, और कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं. अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मैनेज कर लेते चीज़ें. जैसे मुझे अभी भी याद है, हमें एक ऑस्ट्रेलिया से एक ईमेल आई थी, साहब के 3 बच्चे हो गए थे, और उन्होंने कन्फेस किया कि यार मुझे तो मर्द पसंद है, अब ये मजबूरी में मुझे करना पड़ता है. और फिर अब वो 5 लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं. भाई अगर आप इस तरह के हैं, मतलब अगर आपकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है,
आपको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है तो भाई क्यों किसी की ज़िंदगी इस तरह बुला के। अब इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे नहीं जी आप गलत तरगीब दे रहे हैं, आप तो जी प्रोमोट कर रहे हैं कि जी गे ही रहो, अच्छा है लड़की आ रही है, शायद माइंड बदल जाए। अबे शायद माइंड बदल जाए, नहीं बदले तो दोगे अपनी लड़की किसी ऐसे बंदे को? खुद पे रख के सोचो ना। किसी की बेटी जा रही है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है तो हाँ नहीं नहीं ठीक है वो कर लो, आप खुद दे दो फिर अपनी। अजीब फजूल बातें। तो ऐसे भी सिचुएशंस हुई हैं जिसमें फिर लोग बाद में या तो कन्फेस करते हैं या फिर वो ज़िंदगी भर छुपाते हैं, और फिर उसमें वो फिर ज़ाहिर है औरत कॉम्प्लेक्स में चली जाती है, इज़ इट मी, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। वो फिर उनको चीज़ अंदर ही अंदर खाती जाती है। फिर इंस्टाग्राम का दौर है, इंस्टाग्राम में आपको हैप्पी कपल्स दिखते हैं, खूबसूरत लोग दिखते हैं, तो आपके अंदर और इनसिक्योरिटी बढ़ती रहती है कि यार मैं वही, जैसे कि इसमें लिखा है कि वो एक मर्द होके कैसे रेजिस्ट कर रहा है, उसका क्यों नहीं दिल चाह रहा। तो दिमाग वहाँ पे बाद में जाता है। ज़ाहिर है कोई भी ये सोचना भी नहीं चाहता कि यार इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या मामलात चलते नहीं हैं। सबसे पहले जहन में आता है यार कि एम आई नॉट अट्रैक्टिव इनफ। और ये ज़ाहिर है ख़वातीन फिर जब सोचने पे जाती हैं तो फिर वो सोच की कोई लिमिट नहीं होती, और फिर इनसिक्योरिटी की सूरत में आती है, और फिर वो उसमें इंसान गलत चीज़ें सोचता है, और फिर वो एक स्पायरल है जिसमें इंसान धंसता रहता है। ऐसे भी होता है, या फिर ऐसे भी होता है बहुत से केसेस में मर्दों को पता होता है कि भाई दे आर नॉट मेडिकली फिट, मगर अगेन ये बात घर पे तो नहीं बता सकते कि अम्मी जी मैं पोर्टेंट नहीं हूँ, ठीक है, या फिर मैं जो है मुझे डिसफंक्शन है। तो वो कहते हैं ठीक है लड़की आएगी देख लेंगे, क्या पता हो जाए। अब वो क्या पता में फिर ये होता है। अब देखें शादी का पहले दूसरे तीसरे ये शुरू का ही टाइम होता है, कुछ महीने ही होते हैं, कुछ 1-2 साल ही होते हैं, जिसमें फिर आप ज़ाहिर एक बॉन्डिंग की तरफ जाते हैं। और फिर जब आप शुरू में ही, अब आपका 7वां महीना इस तरह गुजर रहा है, शुरू में ही जब ये क्रैक पड़ गया ना, फिर वो चीज़ जुड़ती नहीं है, फिर वो खिंचती है। शादियाँ खींचनी नहीं होती, चलानी होती हैं, समझ रहे हैं? खींचना नहीं होता वज़न, साथ चलना होता है। इन चीज़ों की वजह से अब चूंकि ये चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती, शर्मा शर्मी है, कम्युनिकेट नहीं करते। अब उन्होंने बोला कि जी वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो अब ज़ाहिर है जब वो घर में ही नहीं बोल रहे तो डॉक्टर के आगे कैसे बोलेंगे। कुछ लोग वाकई शर्मिंदा होते हैं। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। देखिए मेरी एक बात सुने, डॉक्टर से और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना। उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है नॉट टू जज यू। आपने खुदा ना खास्ता बुरे से बुरा क्राइम किया हो, आप अपने लॉयर को पूरा बताएं। जब आप उसके सामने पूरी पिक्चर पेंट करेंगे तभी वो आपको सही मशवरा दे सकेगा, या फिर वो आपकी आपकी काउंसलिंग करेगा वगैरह वगैरह। सिमिलरली जब तक आप डॉक्टर को सच नहीं बताएंगे कि यार मेरे साथ ये भी होता है, डॉक्टर है, फरिश्ता तो नहीं है, या गैस तो नहीं कर लेगा, कोई सुपरमैन थोड़ी है। आप जिस तरह बताओगे वो आपको उसी तरह ट्रीट करेगा। ज़ाहिरी ज़ख्म तो दिख जाता है कि अच्छा भाई तुझे यहाँ पे यहाँ पे ये, अंदर क्या है वो तो मैं ही बता सकता हूँ ना कि यार मुझे गुर्दे की इस साइड पे दर्द होता है, या मुझे कभी कभी ये होता है, फलाना करते हुए ये चीज़ होती है। तो ये तो आपने ही बतानी है। अब इसमें शर्मा शर्मी की क्या बात है। अगर आपका जेनिटल एरिया है या आपका रेक्टम है या कुछ भी, आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई जलन है, कोई खारिश है, कुछ भी फील होता है, डॉक्टर को जब तक बताएंगे नहीं वो आपको इलाज ही नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टरों से नहीं शर्माना होता, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी होती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी होती हैं कि वो इम्यून होते हैं इस चीज़ से। अब देखें ना, अगर खुदा ना खास्ता किसी को डीप कट लग जाए, हड्डी दिख जाए, देखा नहीं जाता, डॉक्टर कितने आराम से करता है, उसको तो रोज़ का देखना है। ऐसा ही है भाई, कैसे कैसे एक्सीडेंट आए हुए होते हैं ईआर में, उनका रोज़ का है। तो उनकी ट्रेनिंग भी होती है, प्लस उनको इतनी वो हो जाती है कि वो उस चीज़ को समझते। कभी आपने, जितने भी लोग सुन रहे हैं जिनको खुदा ना खास्ता किसी किस्म का एम्बैरसिंग प्रॉब्लम, उनकी नज़र में जो एम्बैरसिंग हो रहा हो, और आपने डॉक्टर को बताया और डॉक्टर या तो आगे से हंसा हो या उसने कोई मुंह बनाया हो, कभी भी नहीं करते। वो कहते हैं हाँ ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ें सबको हो जाती है। तो भाई खुदा, अगर जितने भी लड़के सुन रहे हैं ख़ास तौर पर, यार देखो यार आपकी ज़िम्मेदारी है ना, वैसे तो आप बड़े मर्द बनते हो, तो अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो पहले कंसल्ट करें, डॉक्टर के पास जाएँ, बोले जी मुझे ये होता है, मैं ये नहीं फील कर पा रहा है, ये नहीं पा रहा। आप करते क्या हो, आप अपना भी लाखों लगवाते हो, अगले का भी लाखों लगवाते हो, राइट। धूम धड़के से शादी होती है और फिर उसका ये रिजल्ट होता है। इससे ना फिर शादी का इंस्टीट्यूशन बदनाम होता है। शादी में कोई गलती, शादी सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, इनकरेज करता हूँ मैं तो। इंसान बना ही एक दूसरे के लिए, यूनियन होना चाहिए, मगर इस तरह की चीज़ों से लोगों का शादी से ईमान उड़ जाता है
कि यार फलानी ने शादी की थी, उसका तो कुछ होता ही नहीं था, हाय कल को अगर मैं फंस गई मेरा शौहर भी ऐसा निकला, क्योंकि भाई अरेंज मैरिजेस हैं तो उसमें तो आपको नहीं पता होता ना, ये तो आप गेस वर्क पे ही चल रहे होते हो। तो फिर लोग क्या कहते हैं, अबे खल्ली वल्ली शादी नहीं करते, फिर हम लिव इन कर लेते हैं, या फिर हम जो टिंडर खोल लेते हैं या बम्बल खोल लेते हैं। इससे लोग डिस्करेज होते हैं शादी के लिए। तो आप जो है ना, आपकी ये छोटी सी हरकत एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन, अबे शादी के इंस्टीट्यूशन में तो दुनिया खड़ी है, ये हम कहाँ यहाँ तक कैसे आए, शादियों से ही तो आए ना। तो वो डैमेज होता है, और आजकल बहुत डैमेज हो रहा है, तो ये गलत है। तो अगर आपको इस तरह का कोई है तो भाई किसी की ज़िंदगी ख़राब होने का रीज़न ना बने। और ये मेरी बात लिख लें, अगर आपको किसी की बद्दुआ, अगर आप जानते बूझते किसी की ज़िंदगी इस तरह ख़राब कर रहे हो और अगर उसकी बद्दुआ लग गई, आप आखिरत तो है ही ख़राब, दुनिया भी ख़राब हो जाएगी। अच्छों को यहाँ से गिरते हुए देखा है, ऐसा ही है। बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए भाई, ना किसी जानवर की, ना किसी कमज़ोर की, ना किसी दरख्त की। ठीक है, बड़ा संभल के चलना है यार, ये हमने दुनिया को मजाक बनाया हुआ है, बड़ा संभल के चलना है हमने इसमें। तो अब ये दो सिचुएशंस होती हैं जो कि ज़बान ज़द आम भी है, जो कि हमें भी काफ़ी ईमेल्स इस तरह की आई हैं, और हम अक्सर फेसबुक वगैरह पे दूसरे ग्रुप्स में या ख़ास तौर पे ख़वातीन के ग्रुप्स में इस तरह की चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं कि जी हस्बैंड साहब ने बाद में बताया कि जी उनको तो मर्दों में इंटरेस्ट है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं तलाक याफ्ता। देखिए वो तो पब्लिक नहीं हो रही ना चीज़, आएगा क्या यार, ये डिवोर्स ही है, ये कोई 2 नंबर होगी, इसने कोई गलत हरकत की होगी। अब ये नहीं देख रहे कि भाई बंदे ने जो है धोखा दिया, उसकी ओरिएंटेशन कुछ और थी, उसने इसकी ज़िंदगी, अब वो तलाक याफ्ता का कलंक लग गया। यहाँ तो सिंगल लड़कियों की शादियाँ नहीं होती भाई आजकल, ऐसा ही है। तो भाई वो डिवोर्स का स्टैम्प। दूसरी चीज़, अब इसको लोग इस तरह भी लेते हैं, बहुत से सिचुएशन में इवन लाइक मैं कम से कम 2 लोगों को ऐसे जानता हूँ, ख़वातीन को, जिनके यहाँ जेन्युइनली ये इशू था, इसी तरह का इशू था कि भाई कोई कंपेनियनशिप नहीं थी और कोई रीज़न नहीं था, फिर बाद में वो मेडिकल रीज़न निकला, अब उनकी डिवोर्स हो गई। ठीक है, अब उसमें जो आगे पीछे के कुछ फ्रेंड्स थे, उसमें से एक ने ये बात बोली, अगेन देखें अब ये बात कहीं भी जा सकती है, उसने बोला कि भाई यार ये बड़ा आसान है आजकल, क्या ना, वो ज़रा उस तरह के थे जी, मर्दों के खिलाफ ऐसे कैसे हो गया, कि भाई ये बड़ा आसान है कि जी उसको तो एरेक्टाइल डिसफंक्शन था, उसका तो होता ही नहीं था, क्योंकि आपने जाके चेक तो करना नहीं है कि भाई रशीद साहब का तो होता ही नहीं है, तो आप क्या चेक करोगे कि भाई हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये बड़ा आसान है इल्ज़ाम लगाना, तो शायद औरत नहीं कुछ किया हो। तो इवन अगर जेन्युइन केस भी है तो भी उसको लेबल ये लग रहा है कि भाई ये चीज़ तो प्रूव अब कर नहीं सकते, तो डॉक्टर प्रूव करता है, कोर्ट प्रूव करता है, वहाँ तक बात अमूमन लोग लेके नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है यार यहाँ पे कोर्ट कचहरी से बंदा दूर ही रहे। तो उस पे भी लेबल, अगर जेन्युइनली इशू भी है तब भी लेबल क्या, यार ये तो एवी चवल मार रही होगी, इसी ने कोई पंगा किया होगा या इसका कोई चक्कर होगा या कुछ होगा, क्योंकि औरत को तो लेबल हम यूँ करते हैं, औरत की तोहमत हम यूँ रेडी होते हैं उसके लिए, मर्द को हम इतना ग्रेस देते हैं। तो देखो उसकी ज़िंदगी ख़राब होती है फिर इस तरह। तो ये चीज़ें यार पहले जो लोग, अब वैसे ही शादी सीज़न चल रहा है, जिन लोगों की आगे पीछे शादी होने लगी है या 6 महीने बाद है, 8 महीने बाद है, देखें इसका तो कानून होना भी चाहिए। आई थिंक टर्की में हो गया कि STD चेक आपने पहले करना है, और आई थिंक डाउन सिंड्रोम का होता है या किस चीज़ का होता है, एक और टेस्ट होता है जेनेटिक्स का, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, कि कंपलसरी है वहाँ, कि भाई कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है आपके DNA में कि आप फिर एक नस्ल पैदा कर दो 4। वो याद है उस समय आई थी एक वीडियो किसी न्यूज़ चैनल पे, किसी के 18 बच्चे थे और सारे माजूर थे। अबे जो माजूर है 18 पे 18 की, उनके क्या यार, शायद अगला सही हो जाए, शायद अगला सही हो जाए, 18 नहीं, आई एम एग्जैजरेटिंग, मगर 8-10 तो थे। तो भाई ये चीज़ें पहले टेस्ट करनी होती कि आपकी ब्लड लाइन में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आपके DNA में या कोई ख़तरनाक किस्म की बीमारी तो नहीं है या STD तो नहीं है। तो यार ये चीज़ें होनी चाहिए, तो साथ साथ इसकी भी कोई ना कोई, मगर फिर वही वाली बात है, इससे तो मर्दानगी गेटिंग स्टिफ, ये तो एक सिक्के के 2 साइडें हैं। तो कौन ऐसे बर्दाश्त करेगा कि जी डॉक्टर को जाके चेक करा रहा है, वो बोलेगा ऐसी की तैसी डॉक्टर चेक करेगा, मैं हूँ मर्द। अब फिर ये सिचुएशन हो जाती है।
अब इसमें फिर यही है, इस्लामी तरीका तो यही है कि भाई ये तो आपका राइट है, चाहे आप मर्द हो या औरत हो, आपका तो ये राइट है, आपका हक है। अगर आपको आपका हक नहीं मिल रहा, चले ठीक है, अगर तो वो इलाज चल रहा है तो उसका साथ दें कि चलो ठीक है भाई, आई एम सपोर्टिंग यू। मगर अगर वो चीज़ नहीं हो रही, और जाहिर है क्योंकि फिर ये चीज़ गुनाह की तरफ लेके जाती है ना आपको, फिर जाहिर है इंसान ने अपनी नीड तो पूरी करनी है, ऐसे नहीं तो वैसे सही, तो फिर इससे इंसान गुनाह की तरफ, तो उससे बेहतर है कि भाई शरई तरीका भी यही है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग है, मैं इस चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि भाई ऐसी सूरतों में खुला ले ली जाती है। क्योंकि ऐसी भी सिचुएशन हुई है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई साहब हैं, वो कह के गए कि भाई मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 1 साल बाद आ जाऊँगा, 12 साल हो गए, आई नहीं, तो उसमें भी आई थिंक कोई टाइम पीरियड है, नल एंड वॉइड हो जाता है। तो भाई ये जुल्म है, और ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो अब आपने ज़ाहिर है ज़िंदगी भर इंतज़ार किया, ये आपका राइट है, आपको अगर नहीं मिल रहा, देयर इज़ ओनली सो मच टाइम यू कैन गिव। तो अगर तो वो प्रॉपर्ली इलाज करा रहे हैं और तरीके से दवाई खा रहे हैं, सब कुछ है, तो ठीक है। अगर वो उसमें भी डंडी मार रहे हैं और हाँ आएँ शाएँ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। आपकी ज़िंदगी एक ही है, हम सब की ज़िंदगी एक ही है, ऐसे नहीं गुजारनी ज़िंदगी, फुलफिलिंग ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, खुशियों के साथ गुजारनी है, और ये आपका हक है और हम सब का हक है। तो अपने आप को फिर उस सिचुएशन से अलग करना ही बेहतर है जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा, या आपकी नीड्स को एंटरटेन नहीं किया जा रहा। ये आपका राइट है भाई, सीधा सीधा, ये तो आपको हक मिलता है भाई। तो मेरा मशवरा यही है कि उनको बोलें कि भाई इसकी पूरा इलाज कराएं, अगर नहीं होता, और फिर मैं अगेन, ये तो चले हो गई सिचुएशन ना, अब इसमें आप रिवर्स तो कर नहीं सकते, लेकिन जिनकी अभी होने वाली है, तो खुदा के वास्ते अगर आपकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो ना करें शादी, या तजुर्बे ना करें, किसी और की बच्ची पे तजुर्बे अपने ना करें भाई। या फिर ये कि आप जो है, अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी है तो यार पहले इलाज करा लें, इस तरह जुल्म ना करें। बड़े अरमानों से लोग शादी करते हैं, बड़ी मुश्किल से आजकल शादियां होती हैं, तो ये भी एक बड़ा जो है ना अलमिया है कि शादी मुश्किल हो गई इस मुल्क में। हमने ही बनाई है मुश्किल भाई। ये बड़े बड़े इवेंट, 6 फंक्शन हो रहे हैं, ये हो रहा है तो फलाना ढिमकाना, शहंदी मेहंदी, क्या क्या चल रहा है बे। 19 कार्ड आए हैं मुझे इस महीने खाली, उसमें भी 4 इवेंट पे। कौन जाए पे, किसी के पास इतना टाइम है? 4 महीने पहले से जो डांस करना शुरू होते हैं इंस्टा स्टोरी पे, पैरों में बंधन है, पायल ने मचा, 4 महीने से लगे हुए हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट, अबे लोगों की ज़िंदगी भर की सेविंग्स। देखें, हमारे यहाँ एक ही इवेंट पे ज़िंदा होते हैं लोग, पूरी ज़िंदगी बच्ची की शादी पे लगा देते हैं, और फिर औरत की भी सारी एंटरटेनमेंट मर्द के साथ जोड़ दिए। घूमना है, हुंजा जाना है, शौहर के साथ जाना, ये करना है, शौहर के साथ जाना, तो वो बेचारी बैठी हुई थी, कोई आएगा तो मुझे लेके जाएगा। फिर वो ऐसे निकलते हैं जो बात ही नहीं करते। जुल्म है यार, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और हमारे मुल्क में बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह यही है यार, कि आपने ना काटी ज़ीरो मिला रहे हैं, क्रॉस एंड नॉट को मिला रहे हैं, और आप देख रहे हो तजुर्बा कुछ हो जाए, बुड़ुम करके धमाका हो जाए। लेगो के पीस होते हैं ना, जो एक जैसे होते हैं वही जुड़ते हैं ना। आपने स्क्वायर और सर्कल को जोड़ लो, ज़बरदस्ती जोड़ो जोड़ो जोड़ो, ये ज़बरदस्ती का ये रिजल्ट है भाई। अब आप बोलोगे जी आप प्रमोट करें, डेटिंग करें, लोग खुद ही चेक कर ले पहले शादी से पहले। मैं ये भी नहीं कह रहा, फ़ौरन एक्सट्रीम पे जाता है, मगर कोई कम्युनिकेशन तो, अगर इनकी बात ही कराई होती साहब से पहले, शादी से पहले, ये तो पता होता है भाई बंदा बात भी करता है नहीं करता। एनीवे, तो अब आप इसको देखें कि अगर वो सही इलाज करा रहे हैं, कोई रिज़ल्ट है तो सही है, वरना फिर ये कि भाई आपका हक मारा जा रहा है, हक तलफी है आपकी बहुत बड़ी। तो इसको तो फिर आपने एड्रेस करना होगा, फिर आप अपनी फैमिली से डिस्कस करें, लॉयर से डिस्कस करें, जो भी है, ये आपका बिल्कुल हक है और आप बिल्कुल राइट में हैं अपनी जगह। और आपके साथ धोखा हुआ है, मेरी नज़र में आपके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम पीछे से चलता आ रहा है। ये वलीमे की रात नहीं हुआ प्रॉब्लम, ये पीछे से चलता आ रहा है और आपको धोखे में रखा गया है, नहीं पता बताया गया। या अगर ओरिएंटेशन का मसला है तो अगेन आपको धोखे में रखा गया है, ये जुल्म है आपके साथ। जुल्म को सहना नहीं होता, एड्रेस करें, कोशिश करें। मेरा हमेशा मशवरा होता है आखिरी हद तक बंदे को लड़ना चाहिए किसी कॉज के लिए। मगर अगर कोई कॉज ही वो वाला हो ना, वो क्या बोलते हैं वर्ड, लॉस्ट कॉज पे ज़िंदगी नहीं गुजारते भाई। अभी एक पुरानी दोस्त से बात हो रही थी, वो सिर्फ अपने शौहर को इसलिए नहीं छोड़ी कि मैंने इसको छोड़ा है तो सिंगल हो जाएगा। तो अब वो सेक्सलेस मैरिज में रह रहे हैं, ठीक है, बच्चे हो गए,
और अब मैंने बोला भाई ये बदले की आग में अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो भाई, यू डिज़र्व हैप्पीनेस, ठीक है, अगर नहीं मिल रहा घर से तो भाई फिर खल्ली वल्ली आगे कुछ और देखो। मगर क्या जी, अब मैं इसको ये सज़ा दूंगी कि मैंने अगर छोड़ दिया तो सिंगल हो गए तो मज़े करेगा। अब इस चीज़ में चक्कर में जो है ना, एक लवलेस सेक्सलेस मैरिज में जिंदा है, पता नहीं कब तक चलाएंगी, अल्लाह जाने। लोग अपनी खुशियों के साथ इस तरह जुल्म करते हैं, समझ से बाहर है। तो चलें इसको एड्रेस करें और देखें। आई होप थिंग्स वर्क आउट फॉर यू। Alright, the next one says the wah wah culture. Hello Junaid bhai, hope you're doing well. Been a huge fan of your work. You're doing a great job. I've been living in Australia for the past 14 years. I wanted to shed some light on a major issue that no one seems to have ever talked about on any platform as far as I know. Since moving to Australia, I have been keenly observing the dynamics of social construct and how the society in general goes about its dealing in daily routine. When it comes to our own country, I have seen everyone pointing out the flaws and issues pertaining to our society, and on top of that, the solutions discussed sometimes feel so lame that even in a million years to come, I do not simply see them coming into practice. Now, I'm not a philosopher or professional advisor, but there is this thing I have noticed since my childhood, which is the wah wah culture. Let me explain this culture a bit, and then I will move forward with the solution part. The wah wah culture is basically praising any act in our Pakistani society which promotes or make people fascinate about power, control, and admiration. For example, most of the time when someone flaunts their wealth, our society goes, वाह कितना पैसा कमाया है इसने, वाह क्या कार है इसकी, वाह क्या खूबसूरत बंदा है, ये बंदी है. Even when someone suggests a rishta, they glorify such traits in such a fashion that the person getting influenced, mainly kids and teenagers, starts thinking that this is the ultimate accomplishment. Now, have any of us ever thought why there is so much craze for power among our politicians, where there is so much hunger in people to be enormously rich? The reason is the Wawa culture, that the weaker people will admire them, praise them for what they have got, which is mainly wealth again. We get influenced by such traits so easily, it baffles me. This increases all sorts of corruption in our society. People would rip each other apart to take an upper hand. On the contrary, I have never seen anyone praising or saying wawa for a person who does something righteous. Instead, they get ridiculed by everyone. Let's talk about the Western society in Australia. I've always seen nobody cares for what brand of the car you are driving. No one will get impressed by your wealth, your power. Just the other day, during a TV interview with the Prime Minister of Australia, on a live show where the PM was standing outside someone's house giving his speech, the tenant came out and asked the PM, please get off my lawn. And the PM actually apologized and moved out of the way. The only things they do Wawa on is being honest, truthful, compassionate, and ethics, and thus everyone feels proud and thrives to be a good person. So you would think, how would the above mentioned things relate to the solution I was talking about? They're totally they totally correlate to each other. If we stop praising and glorifying greed, power, wealth, and start praising the good traits, it will surely make people think to start being a better person, because everyone is praising a civil and nice member of the public. When no one will say wawa to the person with the Land Cruiser or a person who got more power, instead saying wawa on good things, then eventually the society will start thinking about being honest, civil, and respectful towards other humans. You cannot expect a traffic warden to do his job honestly when he sees everyone passing by in posh vehicles and others giving importance to it. You cannot expect a politician to do his job right when the only thing they know is that they will one or the other influence public's thought. What I mean is, we all curse them, abuse them, and whatnot, but deep down in our hearts, we all want power, because we know at the end of the day, society will only say wawa to that. Thanks for reading such a lengthy email. Okay. हाँ, बात तो सही है भाई, हमारे यहाँ जो है ना वावा पैसे वालों की ज़्यादा की जाती है. वो एक पिछले दिनों एक मीम नहीं था, कोई स्टेटस था कि एवर नोटिस हाउ मेन रिएक्ट अराउंड अ वेल्दी पर्सन, अ रिच पर्सन. और ये मैंने बिल्कुल देखा है.
हाँ में हाँ मिलाई जा रही होती है, कोई मोरल स्टांस नहीं लेता। अगर वो पैसे वाला है तो वो बीच सड़क पे गाड़ी भी खड़ी करेगा तो लोग उसको कुछ नहीं बोलेंगे, रेडी वाले को सब गालियाँ देंगे। असल में यहाँ पे डायनामिक्स ही इस तरह की हैं हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली। लाइक वेयर वी यूज टू लिव बिफोर इन लंदन, वहाँ पे हमारी गली में एक टैक्सी वाला भी रहता था, और उसका घर भी साथ में एक जज भी रहता था। तो इस तरह की ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। वैसे अब 1000 गालियाँ देने को तो लोग फ़ौरन रेडी होते हैं, मगर ये वही लोग गालियाँ देते हैं जो कभी वहाँ गए नहीं हैं, या अगर गए हैं तो फिर वो अपनों में ही रह के वापस आ गए, उन्होंने आंखें खोल के नहीं देखा कुछ। तो ये बात आपकी सही है। वो वीडियो मैंने देखी हुई है प्राइम मिनिस्टर वाली, वो जो बंदा, खैर वो थोड़ा सी रूड हरकत थी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, तेरे लॉन में खड़े होकर अगर कोई बोल रहा है तो। बट द फैक्ट कि वो उसमें इतनी बॉल्स थी कि उसने प्राइम मिनिस्टर को हटाया, और प्राइम मिनिस्टर वॉज courteous enough to actually respect his property, और वहाँ से वो हटा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो पीएम ऑस्ट्रेलिया पीएम लॉन करके लिखे तो मिल जाएगी आपको। तो ये बिल्कुल है, और बिकॉज हमारे यहाँ राइट और रॉन्ग की जंग नहीं है, पावर और पावरलेस की जंग है। तो इसीलिए सबकी कोशिश होती है कि मुझे पावर मिले। पावर मिलेगी तो रिस्पेक्ट भी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी तो फिर आपके 10 काम सीधे होंगे। ऑनेस्टी, राइचियसनेस, वही ना, मैं हमेशा ट्रैफिक टेल्स में भी जो सही जा रहा है वही फंस रहा होता है, जो रॉन्ग आ रहा होता है वो भी सही जा रहा होता है, जिसने गलत पार्क की हुई होती है बीच सड़क पे उसका भी काम हो रहा होता है, जिसका हक है वही फंस रहा है। तो ये साउथ एशिया में ही है, अगर आप इफ़ यू गो बाय द बुक आप हमेशा फंसोगे। तो नीचे ने भी यही कहा है ना कि लाइक राइचियसनेस आपको फंसा देती है कभी कभी। तो डू व्हाट्स जो कि नॉट नॉर्म, मगर ये कि अगर बाय द बुक चलोगे तो फंसोगे, तो यू हैव टू बेंड द लॉ समहाउ। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ का यही हिसाब किताब है। हमारी मोरल वैल्यूज़ इतनी गिर गई हैं कि अब वो लोगों को नज़र, पहले ना लोग छुपाते थे, हराम दौलत छुपाते थे, या उनको डर होता था कि यार थाने ना जाना पड़े। लोग थाने से ना मुंह ढांप के निकलते थे कि यार अगर किसी ने देख लिया थाने आया तो ये सही बंदा नहीं है, कुछ ना कुछ किया है तभी थाने में था। अब तो लोग जो है पेशियों पे, आप टिकटॉक खोले ना पाकिस्तान वाला है, देखा है, पेशियों पे लोग आते हैं तो लोग वाह वाह कर रहे होते हैं, जुलूस में आते हैं, लोग प्रेज करते हैं। और पंजाब का ख़ास तौर पे ये कल्चर है, वहाँ तो बड़ा लोग बताते हैं, जी इसने तो 2 कत्ल किए। अच्छा जी, हो यार बड़ा टाइट आदमी, 2 कत्ल किए इसने, अच्छा उसने 3 किए हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। ये तो कल्चर है, नॉट ओवरऑल पंजाब बट लाइक रूरल एरियाज़ का। तो बिल्कुल जहालत है, और पावर हंग्री लोग हैं, और जब फिर लोग करते ही वाह वाह है। असल में इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे लोगों का अपने के अंदर तो कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। एवरीवन हैज़ द कॉन्फिडेंस टू मेक इट बिग इफ़ दे रियली रियली वांट, मगर वो कहते हैं यार बस आसमान से ही कुछ आए तो आए। तो चूंकि हमने ज़िंदगी के हर मामले में दूसरे को देखा है कि मतलब दूसरे की तरफ नज़रें हैं कि वही आके हमें बचाए। मुसलमान हमारे बैठे हुए हैं कि जी इमाम मेहदी आके बचाएंगे, कोई कहता है जी हज़रत ईसा आके बचाएंगे, खुद ही कुछ नहीं करना, कोई और आके करे। तो हम हमेशा जो है ना देखते हैं कि कोई और है, कभी हमारा सऊदी दोस्त हो जाता है, कभी चाइना हो जाता है, आजकल टर्की है। तो हम दूसरों की तरफ देखते हैं, खुद एतमादी हमारे अंदर है नहीं। तो जब हमारा मुल्क क्या है, मजमुआ अवाम का ही है ना, तो जिस तरह अवाम वैसे ही मुल्क भी है। तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी हर बंदा पैसे वाले के आगे वाह वाह इसलिए करता है, वो सोचता है कि यार अगर मैं इसकी नज़र करम में रहा तो उसकी प्लेट से जो गिरेगा शायद मुझ तक आए, समझ रहे हैं, मेरे बच्चे को कहीं लगवा देगा या ये कर लेगा। तो इसीलिए सियासतदानों का कोई लेवल नहीं इस मुल्क में, 2% की बात नहीं उनको करने आती। आप उनको किसी अच्छे सहाफ़ी के साथ, उनके उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, मगर इस तरह के लोगों ने उनको पावर दी हुई है कि जी उनके आगे इतने सारे गार्ड होते हैं, उनके पीछे गाड़ी होती है, पैसा जैसे भी कमाया हुआ है। तो लेवल उनका इंटेलेक्चुअल लेवल कुछ भी नहीं होता, मोस्टली सियासतदानों का ऐसे ही है। तो अब वो चीज़ एक चीज़ बनी हुई है, सोसाइटी का नॉर्म है, तो फिर अब हर कोई कह रहा है यार मेरे पास भी हो। अब आप अपना लोकल टिकटॉक अगर उठाएं, उसमें आपको यही मिलेगा, लोग सिर्फ पैसा दिखा रहे हैं। वाई? बिकॉज ख़ुद कुछ है नहीं ना दिखाने को, ख़ुद की कोई पर्सनालिटी है नहीं, तो वो अपनी पर्सनालिटी को ब्रांड्स के पीछे छुपाते हैं या लैंड क्रूज़र के पीछे छुपाते हैं। तो वो अपनी इंपॉर्टेंस, क्योंकि ख़ुद तो चवल हैं, 2 सेंटेंस सही से बोल नहीं सकते, ना दुनिया में कोई ना कभी कोई किताब पढ़ी, एक ही किताब पढ़ी वो भी समझ नहीं आई, समझ रहे हैं। तो कोई एक्सपोजर नहीं है,
कोई नॉलेज नहीं है, कोई बात ही नहीं कर सकते, तो वो फिर अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? वो फिर रेंज रोवर लेते हैं, वो फिर शेयर पालते हैं, वो फिर ये चीज़ें उल्टी सीधी। तो आप पूरा टिकटॉक देखें, उसमें आपको पावर हंग्री लोग दिखेंगे या वो लोग दिखेंगे जो पावर दिखा रहे हैं। कोई नोट उड़ा रहा है, राइट, कोई गाड़ी से उतर रहा है बड़ी, कोई गाड़ी में चढ़ रहा है, किसी के पास शेयर है, किसी के पास ये है, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं कर रहा क्योंकि उनके पास बोलने को कुछ है ही नहीं। और हमारी सेलिब्रिटी क्लास भी ऐसी है। अगर आप सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, आप एक महीना ए लिस्टर्स हो गए या आपके फिल्म स्टार्स हो गए, आप इनको फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, उनके पास कोई ओपिनियन नहीं होता देने को। वो या तो बूमेरैंग होगा या वो दिखाएंगे कहीं नाश्ता कर रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं। दे डोंट हैव एनीथिंग टू से, वो कोई ओपिनियन ही नहीं रखते। तो वो भी लुक्स पे चल रहे हैं कि वो खूबसूरत है तो इसलिए उनके फॉलोअर्स हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, क्या नाम लूँ, तो उनका इन्फ्लुएंस क्या है जी, वो बड़े खूबसूरत है। अब उसमें उनका क्या कमाल, अल्लाह ने जैसा बनाया थोड़ा सा उन्होंने ऊपर बोटॉक्स कर लिया, व्हाटएवर। तो उसके पीछे मतलब भाई बंदा कोई काम की बात ही कर ले, कोई बात ही नहीं करे, कुछ भी नहीं है। तो सेलिब्रिटी क्लास भी वैसी है हमारी, ऐसे लोग सेलिब्रेट होते हैं। फिर आप तो यही है कल्चर, पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं है। तो जहाँ कोई किसी के पास कोई वैल्यू ऐड करने को नहीं है तो फिर वो वैल्यू ऐड इस तरह करता है। अब बहुत सारे लोग गुजर रहे होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती गार्ड की। मतलब भाई मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ, लाइक बहुत सारे लोग हैं तुम्हें जानते भी नहीं है, लेकिन वो गार्ड ले क्यों घूम रहे हैं? ताकि लोग देखें पलट के। बहुत से लोग अपनी गाड़ियों को इस तरह मॉडिफाई कराते हैं कि लोग पलट के देखें, क्योंकि वो पैसा तो होता है बट उनको अटेंशन चाहिए होती है, और हम अटेंशन के दौर में रहते हैं। तो इंस्टाग्राम क्या है, अटेंशन सीकिंग ही तो है। तो जिसको कंटेंट बनाना आता है वो कंटेंट बना कर लेता है, जिसको नहीं आता वो फिर इसी तरह ऊँचे हथकंडों से TRPs लेते हैं, अटेंशन लेते हैं। अटेंशन इज़ अ बिग करेंसी भाई। बहुत से पैसे वाले लोग मिले हैं मुझे ज़िंदगी में जिनको कोई जानता ही नहीं है, और उनका सबसे बड़ा कंसर्न ही है यार हमारे पास इतना पैसा में कोई जानता ही नहीं है। तो ये है बिल्कुल अटेंशन के भूख है। तो कुछ करने को, चूँकि वैल्यूएबल कुछ है नहीं, कुछ ऐड करने को, ना करने वाले के पास ना उसके फॉलोअर के पास, तो एक जैसे ही हैं। वो एस्पायर करते हैं हम भी ऐसे बने, हमारी भी वीगो डाले हों, पीछे मुच्छड़ गार्ड हो, कुछ ना करना ना कराना, ना ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड की, ना मरने के बाद कोई किसी ने याद भी रखना है। अजीब ही है। तो जहाँ पे लोगों में इंडिविजुअलिज्म इन द सेंस के कॉन्फिडेंस होता है ना कि यार मेरे पास भी वो टूल्स हैं या वो टैलेंट है कि मैं भी ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ, तो वो फिर अपने आप पे फोकस करता है। वो दूसरों को देखता ही नहीं है क्या वो क्या पहन रहा है या वो क्या चला रहा है, हो गया खल्ली वल्ली भाई, उसका अपना नसीब बाढ़ में जाए, मैं अपना खुद बनाऊँगा। तो मैंने तो अपनी अप्रोच भाई हमेशा ऐसी रखी, मतलब मैं, मुझे क्या, किसी के पास पैसा है तो होता है, गुड फॉर हिम भाई या गुड फॉर हर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरे एनवी करने से ना उसका पैसा कम हो रहा है ना मेरा बढ़ रहा है। तो मेरा तभी बढ़ेगा जब मैं हाथ पैर मारूंगा। तो फोकस हमेशा हाथ पैर मारने पे ही किया, रिजल्ट आपके सामने। तो ये है भाई हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास तो ऐसी ही है। तो हर जगह ही ऐसा है, खाली इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस, इट्स जस्ट एवरीवेयर। तो यू रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट, आई टोटली अग्री विद यू। और बाहर मुल्कों में नहीं होता इस तरह। वो कभी आपने देखा ड्रेक की पोस्ट के नीचे लोग कह रहे हैं भाई बड़ी मोटी चेनें पहनी है भाई, बड़ी गाड़ी चला रहे हैं? कभी 6ix9ine के नीचे देखा यार बड़ी बच्चियां घुमा रहा है? कभी ऐसा कमेंट देखा? वो नहीं करते एनवी। अगेन मैं ही नहीं कह रहा कि उनमें एनवी या जेलसी नहीं है, मगर उनका ये है कि यार हम अपना गुड फॉर हिम, हम अपना खुद कर लेंगे। यहीं पे आप अपनी कोई लगा हुआ है भाई, बड़ी गाड़ी शाड़ी, बड़ा नोट छाप रहे हो जुनेद भाई, हैं बड़ी ट्रैवलिंग, देख लो तुम कमेंट, कंपेयर कर लो। ड्रेक जैसे को इस तरह के कमेंट, भाई बड़ा जहाज़ लिया है यार, गल्फ स्ट्रीम चला रहा है यार, हैं कभी देखा है? नहीं करते यार। वो बिलीव करते हैं यार हम भी बना सकते हैं। फिर उनका सिस्टम भी अच्छा है जहाँ पे वो मौके हैं, जहाँ पे वो वाकई दे कैन मेक इट एंड दे डू मेक इट एट टाइम्स। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है ना, वो दूसरे को देखना है, दूसरा ही कुछ कर ले हमारे। तो जब तक हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं एज अ मुल्क एंड एज एन इंडिविजुअल, तो फिर यही होगा। तो फिर आप शख्सियत परस्त एक कौम बने रहोगे, आपको फ़र्ज़ी खुदा चाहिए होंगे, तो वो हर गली में खुदा यहाँ तो फिर रहे हैं जिनके आगे लोग झुकते भी हैं। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। खैर, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय की होगी। 100th एपिसोड में चाह रहा था और लंबी बनाऊँ, लेकिन 9:30 हो गए और मैं चाह रहा हूँ मेरी टीम घर चली जाए, बहुत दूर से आते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर द 100,000 सब्सक्राइबर।
और ख्याल रखिएगा और पेट्रेन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।